As a company, when is the right time to raise the funds? अराउंड 175 करोड़ की फंडिंग रेस की है। पैसा कभी भी कंपनी पे लगता नहीं, व्यक्तियों पे लगता है। Every business is not required to do a cash burn. देखिए सर, आप बड़ी सोच लाते हो तो आप भी उसके हिसाब से एक्सपांड हो जाते हो। What is the difference between नीलॉन्स का अचार with घर का दादी का बनाया हुआ अचार? Hello guys, welcome to yet another podcast and today we have Sanvi ji in the house. हेलो। दीपक जी, बिलोन्स ब्रांड के ओनर, ठीक है। आपने वो काम कर दिखाया जो बहुत एंटरप्रेन्योर सोच में रखते हैं। टूटी फ्रूटी से धंधा बना लिया, अचार से धंधा बना लिया, रेडी टू ईट से धंधा बना लिया। सो व्हाट वाज दैट टूटी फ्रूटी मूवमेंट फॉर यू ब्रदर? टूटी फ्रूटी एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है यार। धंधा टूटी फ्रूटी गुजरात से ही चालू हुआ जहाँ हम बैठे हैं। तो टूटी फ्रूटी का प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन निलॉस में ही किया, मेरे फादर ने ही किया। और वो प्रोडक्ट केमिस्ट ने बना के टेबल पे रखा है। और गुजरात के हमारे मनसूब भाई जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर थे, करेक्ट। वो जलगांव आए थे फैक्ट्री विजिट में। और प्रोडक्ट देखते हैं, टेस्ट करते, बोले ये तो मीठा पान चलता है हमारे गुजरात में, उस पर डलवा सकता हूँ मैं। तो अच्छा हाँ, बहुत चलता है। तो वहाँ से वो गुजरात में लेके आए और पान में इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया। राइट। तो दैट्स तो आज भी आपको गुजरात की काफ़ी पान शॉप में एक्चुअली वाकई में बोर्ड मिलेगा, यहाँ से निलॉस टूटी फ्रूटी यूज होती है। ओह, सो इट्स लाइक अबुन बटर। हाँ, खास करके गुजरात में, क्योंकि उस समय का है कि क्योंकि गुजरात में पान शॉप नहीं होते, पान पार्लर्स होते हैं। तो बड़े शॉप्स होती है। यार इसकी पार्लर इन व्हाइट नॉट, लोगों को सिगरेट पीने के लिए भी पान शॉप मिलता है, वो भी एसी के अंदर। गुजरात क्रेजी है। क्रेजी है। तो यहाँ पे वो टूटी फ्रूटी का हमारा एक बहुत ज़्यादा की निलॉस की ही टूटी फ्रूटी आ रही है जी। So, what was that 500 crore movement for you when your company reached out from a small to a 500 crore empire? So it was not a 5 crore 100 crore movement, it was the movement of the first 3 year which gave us the belief ही हो सकता है। 8 से 24, 24 से 36, 36 से 56, जो कंपनी 8 करोड़ पे अटकी हुई थी 10 साल से, वो 3 साल में 8 से 56 पे जाती है। वहाँ से जो कॉन्फिडेंस आया कि ये हो सकता है। जो 8 से 56 माना गया तो अब 1000 भी बन जाएगा, 2000 भी बन जाएगा। क्या था वो वायरल मूवमेंट जब आपको रियलाइज हुआ ये 500 करोड़ 1000 करोड़ हो बन जाएगा? वायरल मूवमेंट ये हुआ कि वही है कि इफ ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर अटकी पड़ी है, अगर चल रही है तो फिर अब चल जाएगी। बिकॉज जो आप सोचते हैं उससे बेहतर करते हैं। करते थे। हाँ, एंड दैट गिव अस द कॉन्फिडेंस। बट व्हाट वाज दैट, बोलते हैं ना, दिस जर्नी मीन टू यू टुडे? सी द जर्नी इज बीन अ जर्नी ऑफ कंसिस्टेंट गोइंग एज बिकमिंग अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मैं यही बोलूँगा कि आई हैव ऑलवेज ट्राई टू बाइट मोर देन आउट आई हिट यू। मैं जितना हैंडल कर सकता हूँ उससे ज़्यादा, जिसको मैं अपने आप को भी बोलता हूँ हाँ बहन मुझे बात वाले इसमें है। बट दैट हैज़ बीन दी जर्नी ऑफ क्रिएटिंग नेक्स्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कि जितना ले सकता था उससे ज़्यादा ले। आज भी 16-17 घंटे काम करता हूँ, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले भी 16-17 घंटे काम करता हूँ। और हर बार एक नया गोल, हर बार एक नया टारगेट। एक बार मिलॉन्स का नंबर का टारगेट था, अब एक टारगेट है कि 100 एंटरप्रेन्योर्स को इन्फेक्ट करना है और उनको 100 करोड़ की कंपनियाँ बनाना है। तो हर बार कुछ अलग और अपने से सोच से भी बड़ा करूँ। तो दैट हैज़ बीन द जर्नी, जहाँ आप बड़ी सोच लाते हो तो आप भी उसके हिसाब से एक्सपांड हो जाते हो। करेक्ट। तो वही एक सोच है। सो आज के पॉडकास्ट में गाइस वी आर गोना टॉक अबाउट मेजरली 3 प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट, टूटी फ्रूटी एंड योर अचार। अच्छा जी। मामा जी का प्यार, दादी जी का प्यार। एंड ऑल्सो थ्रू योर एक्सपीरियंस आई रियली वांट आवर व्यूअर्स टू नो majorly pricing strategy, investment strategy, government policies, and also distribution channel and export market. Because क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस आदमी जब क्रिस पॉइंट में कुछ चीज़ें समझा पाता है ना, तो उसको इतने कोर्सेज या इतना बुक्स नहीं पढ़ना पड़ता, 5 मिनट में इंसान समझ में आ जी बिल्कुल। इंडेप्थ नहीं, बट एक पॉइंट मिल जाता है कि मेरे को अभी मेरा धंधा चालू करना है, तो ये पॉइंट्स किस तरीके से इस पे मैं फोकस करूँ। जी। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट with my most favorite question. Till date, how much funding Lawns has raised? आज तक 75 सो अराउंड 175 करोड़ की फंडिंग रेस की है। Crazy. With valuation, no?
एट डिफरेंट पॉइंट्स रेस Oh yeah, तो 300 करोड़ 500 करोड़ के अलग अलग वैल्यूएशंस पे रेस की amazing. So how does that feel for you that people or investors on this HNIs believe in the product? What was that hero product जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा belief है? सर कभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे होती नहीं, Correct. As a company. व्यक्तियों पे होती Oh my God. है, कंपनी पे भी नहीं होती। So people जीत पे मैं और राजीव जी हम दो लोग थे जी, मेरे कंपनी को बिल्ड किया, हमारे सीईओ थे। right. तो कंपनी पे पैसा क्या ये आदमी, बिकॉज देखिए इस माहौल तो सेम ही होता है सभी कंपनियों के लिए। हाँ। उसी माहौल में क्या ये व्यक्ति बना लिया है या बना पाएगा, ये बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, तो पैसा कभी भी कंपनी पे लगता नहीं, व्यक्तियों पे लगता है। Correct. आप हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बात करते हो in your future deals and your life. And as I know, as watching your reels and everything, Brahma is the creator idea. So your dad was the ideation for this thing, and you followed the path. जी What was that one learning from your dad जो आज तक आप भूले नहीं हो और आप still follow कर रहे हो? सबसे बड़ी जो लर्निंग है कि व्यक्तियों को जोड़ो, अच्छे व्यक्ति को जोड़ोगे तो अच्छी कंपनी बन जाएगी। तो गेट राइट पीपल और उनको संभाल के रखो, ये मेरे फादर ने भी किया और ये मैंने भी किया। और संभालने का मतलब है कि काफ़ी बार आप उन्होंने आपसे गलत कहा, गलत भाषा में कहा, हिंदी कहा, लेकिन आप उसको समझ गए। हम इसको दूसरी भाषा में देते हैं कि बिजनेसमैन होता है कि दूध देती गाय की लात खाएंगे। तो अच्छे तो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे लोग हैं, तो कुछ उनके अपने टाइम टर्म्स भी होंगे, बट वहाँ से इफ़ दे आर ओवरऑल बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो मतभेद की लड़ाई अच्छी होती है, मनभेद की अच्छी नहीं होती है। तो मतभेद तक रोक दो, मनभेद तक मान लाओ। Wow, right. But इतना बड़ा valuation game, what steps did you follow to reach this level? नंबर्स आना इम्पोर्टेंट है। जो भी देखिए पैसा दो ही चीज़ पे चलता है या तीन ही चीज़ पे चलता है। एक कितना बड़ा मार्केट साइज है, दूसरा उस मार्केट साइज में आप आज कहाँ तक पहुँच गए और आप कितने रफ्तार से उस मार्केट साइज को ले जाने तक लगोगे। मार्केट साइज 5,000 करोड़ की है, आप 200 करोड़ पे पहुँच गए और आप उस रफ्तार से जा रहे हो कि अगले 5 साल में 1,000 करोड़ कर दो, उस मार्केट साइज से आप सिग्निफिकेंट पोटेंशियल ले लोगे। या तो वहाँ से पैसा मिलेगा, या दूसरा है कि आप कितना उस पर मार्जिन शेयर दे रहे हो, दो ही जगह से वैल्यूएशन मिलेगा। एकदम सही बात है। तो हमारा जो ग्रोथ मॉडल रहा वो ग्रोथ ऑन द टॉप लाइन था इनिशियली। जो पहली जर्नी थी कि कंपनी ऑफ सब सिग्निफिकेंस बनो, विच वाज टॉप लाइन फोकस। फिर सेकंड जर्नी है कंपनी ऑफ सब सिग्निफिकेंस ऑन बॉटम लाइन बनो, विच इज द सेकंड फोकस। बट फर्स्ट फोकस था 8, 24, 36, 56, 80, 100, 5 साल में 8 से 100 करोड़ बढ़ो। तो वो चीज़ से जो टॉप लाइन ग्रोथ का फर्स्ट फैक्टर ऑफ वैल्यूएशन। As a company, when is the right time to raise the funds? मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ पता है? आजकल जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन लोग के दिमाग में एक चीज़ फंड होता हुआ। तो मैं ये क्वेश्चन ऑन अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच पे पूछ रहा हूँ कि हर एक इंसान को फंडिंग के बारे में कब सोचना चाहिए और कब लेनी चाहिए। जब किसी भी एंटरप्रेन्योर का पीओसी ऑफ एनीथिंग कंप्लीट हो जाए, जिसको अब वो बोले सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, इसको मुझे जनरल ट्रेड में लॉन्च करना है, या मुझे D2C पे लॉन्च करना है, या मुझे क्यू कॉमर्स ई कॉमर्स पे लॉन्च करना है। आपने उसको करा और आपने एक्स ट्रिगर दबा के वाई मिला, और अब आपको मालूम है एक्स दबाने से वाई मिलता है, वो रिपीटेबल मॉडल हो गया। अब आपने फंडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपको इसी रिपीटेबल मॉडल को 1 की जगह 5, 5 की जगह 20, 20 की जगह 50 जगह रिपीट करना है। फिर इज द टाइम यू हैव अ सक्सेसफुल रिपीटेबल मॉडल। यू शुड नॉट, बिकॉज उसके पहले अगर आप फंड्स लाओगे तो आप उसके एक्सपेरिमेंट में पैसा खर्चा करते चले जाओगे, इन्वेस्टर का प्रेशर होगा, रिटर्न नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट डिफाइन द पीओसी ऑफ रिपीटेबल मॉडल एंड देन गेट द मनी एंड देन रिपीट इट इन 10x, 20x, 40x। दैट्स द सिंपल आंसर। द मोस्ट सिंपल आंसर इज ये। क्या आपको लगता है ये इन्वेस्टमेंट एरा या फंडिंग एरा जो चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली इन द इंडियन मार्केट, ये कभी के लिए एक हाइप है या ये नियर फ्यूचर में और बढ़ेगा? मेरे हिसाब से और बढ़ता है, हाइक कभी नहीं रहेगा। बिकॉज अगर दुनिया में सबसे बड़ी इन्फिनाइट चीज़ है वो ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन पोटेंशियल है। तो पैसा कभी भी हाईएस्ट रिटर्न को खोजता है। गोल्ड भी एक रिसोर्स है, हर चीज़ एक रिसोर्स है, कॉपर भी एक रिसोर्स है, रियल एस्टेट भी एक रिसोर्स है जो फाइनाइट है। एक इन्फिनाइट रिसोर्स इज ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन ब्रेन, और जहाँ इन्फिनाइट है वहाँ इन्फिनाइट पैसा बन सकता है। इसलिए हमेशा पैसा रहेगा और आते ही रहेगा, बिकॉज ऐसी एक ही जगह है जहाँ इन्फिनाइट पैसा बन सकता है, विच इज थ्रू ह्यूमन पोटेंशियल।
आपके इन्वेस्टमेंट्स टांगता है? डू यू बिलीव इन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स? सर मेरा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन में ही होता है। मैं बहुत सारा पैसा स्टार्टअप में ही लगाता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स के पीछे ही लगाता हूँ। मुझे यही लगता है कि और मुझे वही समझ में आता है। मुझे बोर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा समझ में आता भी है। मुझे स्टॉक मार्केट में समझ में आता है बिकॉज़ वहाँ पे वही इन्फिनाइट पोटेंशियल है बिकॉज़ प्रमोटर्स कंपनीज़ को इन्फिनाइट करेंगे और स्टार्टअप्स में या एंटरप्रेन्योर्स के साथ पैसा लगाओ। पहले रियल एस्टेट में भी लगाया था लेकिन 2-3 जगह गलत चीज़ में अटक गया, फँस गया, प्रॉपर्टी ने किसी में कब्ज़ा कर लिया। तो मुझे समझ गया ये मेरे लिए बना दी। हाँ, मेरे लिए बना नहीं, बार-बार 3 बार सेम इश्यूज़ रिपीट हो रही है अलग तरीके से। तो देन दिस इज़ नॉट फॉर मी। मेरे को यार एक मेजर चीज़ ये पूछनी है टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। आजकल एक और बहुत लूप में घूम रहा है। मेरे को अपने देश से फंडिंग नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए फॉरेन फंडिंग। राइट। सो व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड अ कंट्री इन्वेस्टमेंट? म्यूचुअली मनी का कोई तलब नहीं है, आपको बेकार है। हाँ, नहीं, बट ये एक मिथ है कि बाहर के इन्वेस्टमेंट्स में आपको वैल्यूएशन सारा स्ट्रॉन्ग मिलता है। क्या ये मिथ है राइट? मिथ है। एक आपने भी सुना होगा कि यार मेरे को तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठप्पा लग जाता है राइट आपके बिजनेस के ऊपर। आज आप बोलो कि मेरे को एक बॉम्बे के एंटरप्रेन्योर ने या इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, आप एक ये बोलोगे कि एक दुबई के बंदे ने या लंदन के इसने क्या ठप्पा लग जाता है। एंड देखो एकदम बोलने को ठीक। सो ये एक मिथ राइट बिल्कुल है। पर एक ही फ़र्क है सर, एक एचएनआई ने इन्वेस्ट किया vis-a-vis किसी फंड ने इन्वेस्ट किया। अब वो इंडियन फंड हो या फॉरेन फंड हो, vis-a-vis एचएनआई हो। तो एचएनआई के साथ ऐसा भी होता है कि भाई एक आदमी ने सोचा और इन्वेस्ट किया। जब कोई फंड इन्वेस्ट करता है ना तो उसकी एक इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है, कमिटी के थ्रू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। तो व्हेन फंड इन्वेस्ट्स उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बेटर इसलिए है बिकॉज़ इट इज़ अ मोर थॉट थ्रू इन्वेस्टमेंट देन रादर देन समबडी हू इज़ इन्वेस्टेड एज़ अ इंडिविजुअल एचएनआई। उतना ही फ़र्क। चाहे वो इंडिया फंड हो, फॉरेन फंड हो, सेम ही चीज़ है। बट फंड इन्वेस्टमेंट इज स्लाइटली बेटर देन एन एचएनआई इन्वेस्टमेंट। True. How much investors are very much interested? What percentage of investors are interested in FMB companies? सर एफएमजी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज खास करके मैं बोलता हूँ हमारा देश जो है 150 करोड़ स्टमक अ डे का, 150 करोड़ स्टमक 3 टाइम्स मील या 4 टाइम्स मील, तो लगभग रोज का 450 से 600 करोड़ मील्स अ डे का मार्केट है। तो और हम अभी भी सिर्फ 8 से 10% मटेरियल प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस फूड के नाम से खाते हैं। तो अभी भी इसमें अपसाइड बहुत बड़ा है एंड हेंस पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन एफएमडी। ओनली एक चैलेंज है इंडिया में, अगर आप वही यूएस में चले जाएंगे जो उनसे 1/4 साइज ऑफ दी पॉपुलेशन है, वहाँ आपको बिलियन डॉलर टर्नओवर वाली कम से कम फूड में 50-100-200 कंपनी मिल जाएगी। इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा 2-3-5 हज़ार करोड़ से ऊपर करने वाली कंपनियां बहुत लिमिटेड मिलेगी। इंडिया इज़ अ वेरी इसेंशियल सर, इंडिया इज़ अ वेरी फ्रेगमेंटेड मार्केट। यहाँ पे मतलब हर स्टेट में स्वाद चेंज होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेज होते हैं, उनका परसेप्शन ऑफ ब्रांड चेंज होता है। तो इंडिया इज सिग्निफिकेंटली फ्रेगमेंटेड मार्केट vis-a-vis द ओवरसीज मार्केट कंसोलिडेटेड मार्केट है। उतना इंडिया में बहुत कम लोग कंसोलिडेट कर पाए। Correct. So आज से let's start talking about your hero products. Right. पहले बात करते हैं अचार। जी दादी की याद दिला दी। मेरे को एक बात बताइए, what is the difference between नीलॉन्स का अचार with घर का दादी का बनाया हुआ अचार? देखिए, घर का दादी का बनाया हुआ अचार का तो कोई तोड़ होता ही नहीं। हाँ है भाई, बड़ा का हम्बल आंसर यार। उनका यूजुअली लोग मार्केट करते खुद ही प्रोडक्ट को लेके, बट ये बात सही है। ये वो तो उसका तोड़ नहीं हो सकता है, राइट। और उसका एक कारण ये है कि वो जब बनेगा वो 2 किलो 5 किलो 10 किलो बनेगा तो उसके अंदर बहुत अटेंशन से चीज़ें बनाई जाती है, बहुत परफेक्शन से बनाई जा सकती है। जब आप मास स्केल पे रोज का 100 टन अचार बना रहे हो तो दैट्स अ वॉल्यूम प्रोडक्ट। हावेवर उसमें जब आप थोड़ा डिटेलिंग की तरफ ध्यान देते हैं, व्हेन यू गेट द राइट प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट आप राइट क्वालिटी कर रहे हो उसके साथ आप उसको राइट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट। इनफैक्ट देर आर सम पीपल जो जैसे कुछ एरियाज में हम 1962 से काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, जिन्होंने बचपन में उनको नीलॉन्स का अचार घर के अचार से ज़्यादा पसंद। तो हमको टिफिन में नीलॉन्स का अचार ही चाहिए और जब जाते थे हमको घर का अचार नहीं चाहिए। तो ऐसा भी एक पॉपुलेशन है जिनको ये अचार ज़्यादा पसंद आता है घर से भी। उसमें नीलॉन्स का एक डिफ्रेंसिएशन ज़रूर है, हम हर स्टेट के अलग अचार बनाते हैं। ओह रियली? और हर स्टेट का ब्रांड अलग है। आपका महाराष्ट्र में असल मराठी है, गुजरात के लिए गरबी गुजरात है, राजस्थान के लिए रंगदेवर राजस्थान है। ब्रांड अलग, पैकेजिंग अलग, प्रोडक्ट अलग। दिल्ली So नीलॉन has a sub brand name? नीलॉन्स रंगदेवर राजस्थान। अच्छा बट
लिलॉस हाँ, लिलॉस छोटा दिखेगा, गरवी गुजरात बड़ा दिखेगा, बेंगलोर राजस्थान रॉयल नहीं है। My next question was only in this. तो एवरी स्टेट के So that's your marketing strategy. हाँ, बिकॉज आई गेस अचार में जहाँ हर 100 किलोमीटर में स्वाद चेंज होता है। आप एक नेशनल ब्रांड लेके चलाएंगे तो आप फेयर काम कर पाएंगे, लेकिन आप उस लेवल तक सोचेंगे जहाँ तक हम गए हैं, तो देन पीपल विल कनेक्ट सिग्निफिकेंटली मोर विद द ब्रांड। अचार में शेल्फ लाइफ क्या होता है यूजुअली? 12 से 18 में ना। बस दैट है। एंड व्हाट इज द रेसिपी ऑफ योर ऑल अचार? कि एक ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो लोगों को दिमाग में बेचारा नशा जैसा हो जाता है? प्यार, जिसमें हम बोलते हैं दुला के जो आ रही रहा है, दैट्स आई गेस उसका भी एस्पेक्ट है। हाँ जी। आई बिलीव व्हेन यू लव व्हाट यू डू, इट हैज़ दैट इनहेरेंट रिफ्लेक्शन इन द टेस्ट। अगर आप उस चीज़ को पैशन से करते हो, तो वो भावना भी आपके प्रोडक्ट में जाती है, ऐसा मेरा तो पक्का ही मन है। मतलब उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि भारत संस्कृति की अगर हम बात करें, काफ़ी समाजों में जब फीमेल्स के जो 5 मंथली साइकिल के डेज होते हैं, उस दिन उनको 5 दिन किचन में जाना अलाउ नहीं होता है, बिकॉज सिंपल बोलते हैं शी इज इन सो मच ऑफ पेन that when she cooks the food, that pain will also get transmitted into food. Oh, And the people who eat that, they will feel the same. So when she is in pain, she should not cook. उस लेवल पे हमारी संस्कृति की सोच है। तो इसलिए बोलता हूँ, अगर आपके वो इमोशन में आप जो बना रहे हो, उसमें अगर आपको प्यार है, आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा देना है, वो आपके प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट करता ही करता है। अब समझ में आया कि वो 150 बरस और भी पेंडिंग आप So how big is this pickle market in India? और कितना बढ़ेगा ये? पिकल मार्केट आज ऑर्गेनाइज मार्केट 1200-1500 करोड़ का ही है, लेकिन आज भी घर पे 10,000 करोड़ का अचार बनता है, आज भी बात करें। बट मेरा मानना है एक जनरेशन, दैट्स इट। एक जनरेशन के बाद ये मार्केट घर पे नहीं बनेगा, तो एक जनरेशन नहीं, आप 15 से 20 साल मान लीजिए। So what would be the marketing strategy to tap this untapped market? ये मार्केट आज की डेट में जैसे हर पीढ़ी अलग अलग तरीके से समझती थी, आज की पीढ़ी सोशल मीडिया वाली पीढ़ी है। तो ये जो पॉडकास्ट में आके हम जो बातें कर रहे हैं, वाकई में लास्ट 4 महीने में हम हैं इंडिया के लार्जेस्ट पिकल वाले, राइट? और हम अपने मुंह से कहें तो ठीक है, लेकिन जो यूजर जनरेटेड कंटेंट की बात करते हैं, कम से कम दीपक संधू इज द किंग ऑफ पिकल इन इंडिया की 1 से 2 रील कोई ना कोई यूजर बना के डाल रहा है हर महीने, और वो डाले जा रहा है। तो हमने को बोलना बात अलग है, लेकिन जब यूजर बोलने लगे हैं, तो वो एक बड़ी सिग्नल है कि मैं हूँ। और जिस दिन अचार के बारे में कोई भी नया कंज्यूमर सोचेगा, घर का नहीं बनेगा, बाजार से लाएगा, सो द फर्स्ट थॉट विल बी निलॉक्स, बिकॉज ये सोशल मीडिया में हर जगह हमारी बात हो रही है। Wow. Talking about order preppers who want to start a pickle business. राइट। उस इंसान को 1 मिनट में थोड़ा ये समझाइए कि कैसे ये बिजनेस चालू करना चाहिए और क्या वो फैक्टर्स है जो उनको पहले से ही सोचना पड़ेगा, एंड क्या प्राइस पॉइंट कैसे रखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिठाना जाता है, उसके लिए पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, प्लास्टिक बॉटल वर्सेस कांच का बॉटल, बिकॉज फ्यूचर में अगर एक्सपोर्ट्स करना है तो। सी, सबसे पहला पॉइंट तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा कस्टमर कौन है। आप अचार बनाने जाओगे तो 20 रुपए किलो से लेके 100 रुपए किलो का अचार बनता है, सेम आम का ही अचार। हाँ जी। आप कौन से इंग्रेडिएंट डालोगे, कैसे, कितना ऑयल डालोगे, कितने क्या क्वालिटी मिर्ची मसाले डालोगे, मिर्ची खरीदने जाओगे तो 100 रुपए से लेके 500 रुपए की मिर्ची मिलेगी। सो इट्स ऑल क्वांटिटी का। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के मामले में। ओके। एक सेम पेड़ में मिर्ची जब आप पहली फल की तोड़ोगे तो लंबा फल होगा, डंडी छोटी होगी, उसमें कोई दाग नहीं होगा, उसमें आप डंडी निकाल के मिर्ची पिसोगे तो यही मिर्ची का पाउडर 500 में बन जाएगा। और एक है कि मिर्ची पेड़ पे, उस पर रेन टच हो गया, उसके अंदर वाइट स्पॉट्स है, छोटी सी फल है, डंडी का साइज 30% है, मिर्ची का प्राइस 70% है, उसको डंडी के साथ पीस दोगे तो वही चीज़ आपको 100 मिल जाएगी। अब वो 500 वाली मिर्ची का स्वाद अचार में अलग आएगा, ये 150 का अलग है। तो एक सिंपल है, आप अचार 20 रुपए से 100 रुपए किलो भी बना सकते हैं। आपका कस्टमर कौन है? क्योंकि इंडिया में 20 का भी मार्केट है, 50 का भी मार्केट है, 100 का भी मार्केट है। तो मेरा फर्स्ट आंसर है, जो भी स्टार्ट कर रहा है, सबसे पहले, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं सबके लिए सब कुछ बनाऊंगा। जब तक वो ये क्लियर नहीं, मैं इसके लिए सब कुछ बनाऊंगा, सबके लिए सब कुछ नहीं बनाऊंगा। आई कैन बी एवरीथिंग और सिग्निफिकेंटली समथिंग फॉर समवन, बट नॉट एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। करेक्ट। ये क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ही मिस्टेक होती है सबसे पहले, क्योंकि आप जब वो क्लैरिटी ले लोगे तो आपका फिर प्रोडक्ट राइट बनेगा। फिर पैकेजिंग, अगर आप वही 100 रुपए का बना रहे हो तो आप पैजाम में पैक नहीं करोगे, प्लास्टिक की पन्नी में पैक नहीं करोगे, चार बॉटल में रहेगी। वो 20 रुपए का करा रहे हो तो आप पन्नी में भी पैक कर लोगे, आपका पैकेजिंग भी वहाँ से डिफाइन होता है, राइट?
आपका ब्रांड एंड पैकेजिंग की डिज़ाइन भी वहाँ से रिफाइन होगी। अगर आप 100 रुपए का तो क्लीन लेबल होगा, अगर 20 रुपए का तो झकबक झकबक कर रुपए आएगा, राइट? तो एवरीथिंग वहाँ से चेंज होगी। कौन से आउटलेट में प्लेस होगा, 100 रुपए है तो ए प्लस आउटलेट टेब आउटलेट में प्लेस होगा, 20 रुपए है तो सीओडी क्लास में प्लेस नहीं होगा। तो सारे आंसर्स वहाँ से निकल के आएंगे कि आपका कस्टमर कौन है। तो फर्स्ट आंसर वहाँ देना है। सेकेंड आंसर वहाँ से है कि मेरा चैनल कौन सा है। विल आई डू थ्रू जनरल ट्रेड, विल आई डू थ्रू क्यू कॉम, विल आई डू थ्रू ई कॉम, विल आई डू थ्रू मॉडर्न ट्रेड, एसएमटी, मेरे कौन से चैनल से करना है, बिकॉज हर चैनल की रणनीति भी अलग अलग है। सही बात। तो वो सेकेंड आंसर देना है। और थर्ड कि मेरे पास कितना बजट है उस पॉइंट तक जाने के लिए। तो हाउ आई एम गोइंग टू यूज माई मनी, बिकॉज मनी इज ऑलवेज अ रिसोर्स विच इज ऑलवेज लिमिटेड। तो उस इनिशियल फेज में तो वो रिसोर्स को मैं कैसे यूज करने वाला हूँ, मेरा फर्स्ट प्रूफ ऑफ द पुडिंग वहाँ से मुझे मिलने वाला है। यहाँ से किसी की आंतरराष्ट्रीय शुरुआत करनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ वो डीपर फर्स्ट देन बाइंग। अगर जीटी में लॉन्च किया है तो जीटी को छोड़ दो, एक बार ई कॉम क्यू कॉम आएगा 5 साल बाद मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसमें गए वो वहाँ डीपर जाओ, फिर बाइडर जाओ। अगर क्यू कॉम में गए हो तो क्यू कॉम में डीपर जाओ। अगर ब्लिंकिट में बिक रहा है तो फिर एक डार्क स्टोर में अवेलेबल, फिर 20 में ले जाओ, फिर 5 सिटी में ले जाओ, फिर 50 सिटी में ले जाओ। वो डीपर इन टेरिटरी, वहाँ के राजा बन, राजा ने सब जगह राजा बनने की कोशिश करो। ट्रू, विच इज ट्रू हाँ। कि आप एक जगह पे अगर ज्यादा अपनी छाप छोड़ सकते हो, दैट इज मच बेटर देन। बिल्कुल। या और सब मिलेगा, एक दिन सालों मिलेगा, हाँ। पर वो 15 साल की जर्नी। लेकिन आप 15 साल की जर्नी 2 साल में कंप्रेस करने जाओगे तो ना ये मिलेगा ना मिलेगा। आजकल का जो खून है वो इतना गर्म होता है, एवरीवन वांट्स क्विक, हेंस क्विक कॉमर्स केम टू द पिक्चर। खून गर्म है, लेकिन खून एक एंटरप्रेन्योरशिप का तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पैसा कमाए के लिए कमाए। धंधा में ही बना, पैसा नहीं कमाया तो फिर आप एक्सपांड करके करोगे भी। हाँ करो भी क्या, नाम पे को पैसा नहीं है ना, पैसा पैसा। बट एक कांच की बोतल एक इंसान को, जैसे हमने देखा जीटी पे प्लास्टिक में भी अचार बिकते हैं जो ग्लोबली एक्सपोर्ट मार्केट में भी बिकते हैं, जी। वर्सेस अचार का बॉटल भी। सो एक कंज्यूमर का माइंडसेट क्या होता है, जैसे आज मैं लेने गया एक अचार का बॉटल है वर्सेस सामने थैली में अचार है, तो मेरे जैसा बंदा अचार की थैली को नहीं प्रेफर। बिल्कुल प्लास्टिक देखूंगा, देखूंगा कि यार ब्रांड नहीं होगा या कुछ भी होगा। सो व्हाट इज योर थिंकिंग टुवर्ड्स दिस एस्पेक्ट? सर इंडिया या ग्लोबल, हम इंडिया से बात करते हुए ग्लोबल पे आ जाएगा। इंडिया थी उस समय मेरे हिसाब से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है और जो टॉप 2 करोड़ लोग हैं। जो हमारा इंडिया जो 2 करोड़ से 40 करोड़ है, और भारत वाला इंडिया जो 40 करोड़ से 100 करोड़ है। आप किसको टारगेट कर रहे हो या आप चीज तो हारी तेजी कौन सा है? अगर आप टॉप 2 करोड़ पे तो ग्लास बॉटल फॉर श्योर। आप बीच में हो तो ग्लास बॉटल और पाउच, और सॉरी पेट्जा नॉट पाउच। आप पन्नी अगर बॉटम में कर रहे हो तो पन्नी भी चलेगी। तो आपका मार्केट कौन सा है? बिकॉज द मोमेंट यू गो इन ग्लास बॉटल, because of the cost of packaging, transportation, chances of breakage, etc., Right. the same product will become 20 to 30% expensive. तो आपका कस्टमर अगर टीजी उसको प्राइस देने को राजी है ही नहीं तो अब वो करके क्या करेगी? तो एक ज़माने में हम निलॉन्स में, जब मैं पापा के हाथ से बिजनेस लिया था तो ऑलमोस्ट 30%, 40-50% कंज्यूमर पैक की सेल्फ बॉटल होती थी। बट आज के डेट में आई गेस 5% है। 95% पंजाब में हो गई है। बिकॉज ग्लास बॉडी का मार्केट, जैसे उस जमाने में ओनली अमीर लोग अचार खाते थे, बाकी लोगों में घर में फिर भी बनता, ये भी बनता। आज मास मिडिल क्लास भी अचार घर में नहीं बना रहे, पर वो पंजाब में। ग्लास बॉटल में प्रोडक्ट डेफिनेटली बेटर होता है बिकॉज देर इज नो ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट जैसा आपने फैक्ट्री में पैक किया 12 महीने बाद दी, ऑलमोस्ट 95% वैसा ही रहेगा। पेट में ऑक्सीडेशन होते रहता है, ऑक्सीजन अंदर बाहर होते रहता है बिकॉज ऑफ OTR रेशो। तो वो प्रोडक्ट थोड़ा डिटोरेट होते रहेगा। बट 20-25% चीपर है। अगर 3 महीने में किसी ने खा के कंज्यूम कर लेना है तो पेट भी चलता है। बट अगर मेरे घर पे है तो ग्लास बॉटल ही आएगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ग्लास बॉटल इज द बेटर प्रोडक्ट। लोग ये कहते हैं अचार जितना पुराना उतना अच्छा, ये बात सही? उसमें बोलते हैं मैच्योर्ड पिकल। तो मैच्योर्ड पिकल है कि पुराना मतलब 10 साल पुराना नहीं, अगर 1-1.25 महीने के बाद वो मैच्योरेशन उसकी बेटर होती है। तो 1.5-2 महीने पुराना से 6-8 महीने पुराना है तो हम पुराना बोलेंगे। लेकिन 4 साल पुराना तो वो एवरी इट्स अल्टीमेटली अ लिविंग थिंग। फ्रूट वेजिटेबल्स है, वो तो अपनी लाइफ डिटोरिएट करते चले जाएंगे। तो एक पॉइंट इन टाइम के बाद वो डिटोरिएट भी होगा, उसके अंदर तेल है, तेल में ऑक्सीडेशन भी होगा, मिर्ची काली की होगी। तो बट पहले 30 डेज में इट्स स्टिल फर्म, स्टिल नॉट मैच्योर्ड, मसाला स्टिल अंदर का पूरे तरीके से पेनिट्रेट नहीं हुआ है। तो आफ्टर 30 डेज इट स्टार्ट गेटिंग, इसलिए पुराना नॉट फ्रेश में। अच्छा, एंड देन 3-4 महीने पुराना है, वेरी नाइस। एक एंटरप्रेन्योर अगर नया बिजनेस चालू करता है
तो उसके स्मॉल से बिजनेस प्लान में हमेशा कॉम्पिटिटिव एनालिस्ट भी था। जी तो एक यंग बिजनेस को क्या कंपटीशन अप्रोच देखना चाहिए? क्योंकि आजकल का गरम खून तो सीधा देखेगा, अभी अचार है तो सीधा देखेगा निलॉन्स, सीधा देखेगा मतलब रेसिपी। तो एक राइट अप्रोच क्या है कंपटीशन पता करने का? नहीं, जब राइट अप्रोच तो ये है कि उसको मैंने वापस जो कहा कि पहले मेरा मार्केट कौन है उतना समझ लो, हाँ। उस मार्केट को समझ के फिर उस मार्केट के कंपटीशन कौन है उसको समझो। वही रणनीति। वही रणनीति, आप पूरे मार्केट को समझ के कर क्या लोगे? सही। अगर आप गुजरात में ही लॉन्च करने वाले हो तो गुजरात में आपका मदर रेसिपी लॉन्च बाद और गुजरात में घर गुटी अचार बहुत बनता है। वही आप चले जाओगे छत्तीसगढ़ में तो घर गुटी अचार वाली बहुत सारी कंपनी नहीं है। Right. तो अगर आप गुजरात में जुड़ोगे तो आपका बिगेस्ट कंपटीशन इज होममेड पिकल्स। हाँ जी। छत्तीसगढ़ में बिगेस्ट कंपटीशन इज मार्केट मेड पिकल्स। Right. तो मार्केट अलग है तो कंपटीशन भी अलग है। तो उसके हिसाब से चीजें होगी। Brilliant. Now let's move to ready to eat, ready to cook. जी Like what your other segment is? मेरे को पहले तो एक बात बताइए, ये एक ह्यूज नॉलेज इशू भी है, लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रिटॉर्ट एंड इंस्टेंट। पहले तो एक डिफरेंस जानते हैं लोगों के। राइट। क्या है? सी रेडी टू ईट जिसको हम बोलते हैं हीट एंड ईट। जैसे आपकी ये दाल मखनी का पाउच आता है, आपने सिर्फ उसको गर्म पानी में डाल दिया या खोल के पैन में गर्म कर लिया खा लिया, उसको हम रेडी टू ईट बोलेंगे, हीट एंड ईट बोल दिया। राइट। फिर रेडी टू कुक हो गया, जैसे आपके ग्रेवीज आती है, वही पनीर बटर मसाला की ग्रेवी आ गई, उसमें आपने मिल्क डाला, टोमेटो प्यूरी डाल के ग्रेवी बना दी और घर में पनीर डाल दिया, तो वो रेडी टू कुक ग्रेवीज बोलते हैं। ओके। तो इट इज़ नॉट येट रेडी टू ईट। एक 15 मिनट 10 मिनट की प्रोसेस प्रोसेस खट्टा बनाने की। इंस्टेंट मिक्सेस इज समथिंग लाइक रेडी टू कुक ओनली, कि आपके पास तैयार है लेकिन उसके अंदर आपको वही पानी डालना है, थोड़ा बहुत करके उसको बेक करना है, खमन डकला बनाना है, इडली बनाना है या गुलाब जामुन है तो फ्राई करना है, तो वो भी रेडी टू कुक है, वो रेडी टू ईट नहीं है। तो इंस्टेंट मिक्सेस हो गया या रेडी टू कुक ग्रेवीज हो गई, दोज आर रेडी टू कुक। 15 मिनट की एफर्ट घर पे मैगी हो गया। मैगी हो गया, ये 15 मिनट 10 मिनट की एफर्ट घर पे होगी, 2 मिनट मैगी में 2-3 मिनट की एफर्ट होगी, बट वो एफर्ट होगी। करेक्ट। एंड इंस्टेंट इंस्टेंट मिक्स में भी वो होगी, बट ये जो रिटॉर्ट आ गया। रिटॉर्ट इज अगेन रेडी टू, रिटॉर्ट जो हम बोल रहे हैं हीट एंड ईट, तो रिटॉर्ट इज ऑल्सो हीट एंड ईट, मतलब वो रेडी टू ईट ही है, आपको सिर्फ उसको डिफरेंस क्या है आरटी एंड रिटॉर्ट में? रेडी टू ईट और रिटॉर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो आपके आरटी के जो पाउचेज होते हैं दाल मखनी वो सब रिटॉर्ट रेडी होते हैं, बट रेडी टू ईट में और ऑप्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप वही दाल मखनी रिटॉर्ट करके करेंगे, तो रिटॉर्ट मतलब आपने दाल बनाई फैक्ट्री में और उसको एक पाउच में डाला और उस पाउच को 200 डिग्री पे बॉईल करके गर्म करके उसको रिटॉर्ट के चैम्बर में रखा, उसका पूरा ऑक्सीजन निकल गया और उसके अंदर एक लाइफ आ गई, बिकॉज रिटॉर्ट पाउच में ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। बट वही दाल मखनी को आप फ्रीज करो, ग्लास फ्रीज करो और उसको फ्रोजन फॉर्म में भेज लो, तो वो भी रेडी टू ईट है, बट वो रिटॉर्ट नहीं है, वो फ्रोजन फॉर्म में रेडी टू। शेल्फ लाइफ क्या होते हैं इनके? 12 महीने तो मिनिमम हो जाती है, वाइट आउट किया थी बारे नहीं हाँ हो जाती है। बट यही है कि वर्ल्ड धीरे धीरे फ्रोजन की तरफ जा रहा है, बिकॉज फ्रोजन में फ्लेवर अरोमा, जैसे आपने दाल को बनाया और दाल को बना के जब आपने रिटॉर्ट पाउच में डाला और उसको 200 डिग्री पे हीट करके रखा आधे तो घंटे, उसका आधा अरोमा तो उसका आधा अरोमा चला जाता है, और वही चीज़ आपने ब्लास्ट फ्रीज कर दिया तो आपका 90-95% एडिशंस भी रहती है। वेरिएशन ऑफ टेस्ट भी रिटाइज। तो वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स फ्रोजन, टू फ्रोजन रादर देन रिटॉर्ट। निलॉन्स के प्रोडक्ट्स इज मेजरली ऑन व्हाट? हम लोग रेडी टू कुक में है, हमारे रेडी टू कुक क्या क्या प्रोडक्ट्स? हमारे ईस्टर्न मिक्सेस है, खमन ढोकला, इडली, गुलाब जामुन, डोसा, प्लस हमारे स्पाइसेस है, पनीर मखनी या पनीर टिक्का मसाला या स्पाइसेस। रेडी टू कुक स्पाइसेस। ओके। तो केक होता है स्पाइसेस का सिंपल फॉर्म ले लीजिए, हल्दी मिर्ची धनिया जिसको हम बोलेंगे बेसिक स्पाइसेस। उसके बाद हो गया ब्लेंडेड स्पाइसेस, गरम मसाला, सब्जी मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला। उसमें आपको मसाला है लेकिन घर पे आपको ग्रेवी आपने खुद ने बनानी है, बराबर। उसके नेक्स्ट हो गया रेडी टू कुक ग्रेवीज, जहाँ वो ग्रेवी भी है, उसके अंदर कैशू का पाउडर भी है, मिल्क पाउडर भी है, टोमेटो का पाउडर भी है, आपको सिर्फ पानी और दूध में मिला के लेना की ग्रेवी बना देनी है। तो बेसिक स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस, रेडी टू कुक स्पाइसेस, ये 3 टाइप के स्पाइसेस है। तो हम लोग रेडी टू कुक स्पाइसेस में भी है, बेसिक्स में भी है, ब्लेंडेड में भी है। चलो रेडी टू कुक के बारे में बात करते हैं। हाउ बिग इज रेडी टू कुक नाउ? अभी छोटा है। रेडी टू कुक स्पाइस की बात कर रहा हूँ। रेडी टू कुक इंस्टेंट मिक्सेस का मार्केट बहुत बड़ा है। इंस्टेंट मिक्स का मार्केट आज इंडिया में लगभग 3500 से 4000 करोड़ का है। और निलॉन्स ने कितना कैप्चर कर? निलॉन्स के लिए ये फोकस प्रोडक्ट नहीं है मेरा। हाँ, तो हम लोग आज उसके अंदर अगर बात करें तो ओनली 15 करोड़ का ही बिजनेस कर रहे हैं। राइट। इसमें बिगेस्ट प्लेयर इंडिया में MTR होगा, इसमें बिगेस्ट प्लेयर गिट्स होगा जो इंस्टेंट मिक्सेस से बड़े प्लेयर है। और रेडी टू कुक स्पाइसेस का मार्केट छोटा है, आज के डेट में भी 250-300 करोड़ का है, बट लास्ट 1 साल में ब्लो हुआ है।
इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक एवरेस्ट मसाला रेडी टू कुक स्पाइसेस में नहीं थे। इन्होंने जस्ट लॉन्च किया है, लास्ट 6 महीने 8 महीने पहले लॉन्च करके नेशनल टेलीविजन हाइट चालू कर दी है। तो ये मार्केट अब ब्लो अप हो रहा है एज पीपल आर बिकमिंग मोर बिजियर। रेडी टू कुक मार्केट स्टार्ट हो रहा है। बट एक और इंटरेस्टिंग मार्केट चालू हुआ है जो घर के ये नहीं है लेकिन होटल रेस्टोरेंट केटरिंग के लिए, होरेगा जिसको हम बोलते हैं। हाँ, इसमें रेडी टू यूज ग्रेवी मिक्सेस आ गई है। वाओ, व्हाट इज दैट? तो टेल मी। तो फैक्ट्री में ही आपकी जो है ग्रेवीज टिपिकली होटल में देखेंगे तो एक आपकी रेड ग्रेवी होती है, ग्रीन ग्रेवी होती है, ऑरेंज ग्रेवी होती है, ब्राउन ग्रेवी होती है। तो ये फैक्ट्री में ग्रेवी मिक्सेस ही बन जाते हैं और ये ग्रेवी मिक्सेस सीधा रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आपकी ग्रेवी मिक्सेस है, उसके अंदर फिर आपको अपना जो प्रोटीन, पनीर, सब्जी, दाल जो भी उसके अंदर डालना है वो मिक्स करके करो। लेकिन ग्रेवीज जो है सेव्स टाइम। सेफ टाइम और गिव्स कंसिस्टेंसी। आज क्या हो गया है कि मुझे एक आउटलेट था मेरा और उस आउटलेट में मेरा लोग काम मतलब प्रोडक्ट बहुत फेमस था। अब मैंने 4 आउटलेट उसी शहर में कर लिए, लेकिन जो इस रेस्टोरेंट में आया उसका शेफ अलग था, उस रेस्टोरेंट का शेफ अलग है। तो अब डिफरेंस आने लग गया था स्वाद में। तो अगर मेरी ग्रेवी कॉमन है तो मेरे स्वाद में डिफरेंस नहीं आएगा। तो मेरे एक रेस्टोरेंट हो या 20 रेस्टोरेंट हो तो उसमें सब में स्वाद सेम आएगा। तो ये जो बैक एंड पे काम हो रहा है उसके कारण कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट बिल्ड हो रही है। क्या आपको लगता है रेडी टू ईट मार्केट या रेडी टू कुक इनके अलावा कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी नेक्स्ट 5 साल में? आएगी तो क्या है? What makes a consumer or a normal person life easier? What product it can be? सर रिसर्च वर्ल्ड में तो चलता रह ही रहा है, लेकिन आई गेस मशीन्स में काफ़ी काम हो रहा है कि आपको रिटॉर्ट के लिए इसके लिए एक अलग मशीन, इसकी अलग मशीन, तो ऐसी आ रही है कि एक ही कॉम्बिन मशीन में 4 चीज़ें बन सकती हो। वाह। उस तरफ तो काम पक्का हो रहा है। बट अल्टीमेटली अगर हम फूड की बात करें तो फूड इज़ अ लिविंग थिंग एंड उस लिविंग थिंग को स्लो डाउन करने का प्रक्रिया होती है जिससे वो डिटोरिएट स्लो हो। रिटॉर्ट एक प्रोसेस है, फ्रीजिंग एक प्रोसेस है, कुकिंग एक प्रोसेस है, हॉट फिलिंग एक प्रोसेस है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है जिसके कारण हम फूड की डिटोरिएशन को स्लो करते हैं। बराबर। इसमें वही तरीके हैं, उसके अलावा और नए तरीके मेरे कान पे तो अभी तक नहीं आए हैं, बट आई एम श्योर अगर कोई वर्क कर रहा हो। बट अल्टीमेटली शॉर्ट में बोले तो वाटर एक्टिविटी इज द थिंग। अगर वाटर एक्टिव है, उसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्री है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर आप ऑक्सीजन को फ्री रखे हो। जितना ऑक्सीजन फ्री होगा तो आपका जो भी माइक्रोबियल बैक्टीरियल लोड है उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सही बात है। अब उस ऑक्सीजन को आप रोक दो, फ्रीज करके रोक दो तो मॉलिक्यूल फ्रीज हो गए। रिटॉर्ट करके कि ऑक्सीजन को इवॉपरेट कर दो तो रिटॉर्ट हो गया। अचार के अंदर नमक डाल दो 12% तो हो गया था, आप आपने उसकी एक्टिविटी को रोक दिया। आपने टूटी फ्रूटी में 70% शुगर डाल दिया तो एक्टिविटी को रोक दिया। तो वेरियस प्रोसेसेस जो है वो अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग थिंग में होते ही है, उनको सांस देने मत दो। वो जिद्दा रहेंगे तो प्रोडक्ट को ख़राब करेंगे। उनको रोक दो, उस एक्टिविटी को रोक दो। दैट्स व्हाट द इंडस्ट्री इज अबाउट। नहीं, पे बात बताइए, जो ये मशीन्स होती है ये मेक इन इंडिया होने लग गई आज तक कि अभी भी लोग चाइना पे डिपेंडेंट है फॉर ऑल दिस मशीन? या आजकल मैंने रेडी टू कुक का यूरोपियन मशीन्स भी बहुत सुनी है। See, European are very good ahead of line in terms of developing technologies, for sure. जर्मन भी थी स्पेशली, जहाँ पे आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। चाइना से आपको भी बहुत अच्छी क्वालिटी मशीन्स मिलने लगी है। बट आज के डेट में इंडियंस भी काफ़ी अच्छे मशीन्स बनाने लगे, खास करके गुजरात एक बड़ा हब है अच्छे हाई क्वालिटी मशीन्स का, जहाँ गुजरात में बनती है। तो यस, काफ़ी मशीन्स इंडिया में अब बनने लगी। आज अगर हम बोले तो हमारी जैसी फैक्ट्री में भी अगर अराउंड 60-70 करोड़ की मशीन्स की इन्वेस्टमेंट होगी तो आई बिलीव मैक्सिमम 7-8 करोड़ की भाग के हो, बाकी सब इंडिया की है। और इंडियंस गिव दैट सेम मशीन एट सिग्निफिकेंटली चीपर प्राइस एंड अच्छी क्वालिटी की हाई एंड मशीन, लो मेंटेनेंस मशीन अब इंडिया में बन रही है। सो गाइस, मेक इन इंडिया को थोड़ा आगे करिए, आगे जाना कम कीजिए। माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज व्हिच आई हैव केप्ट इट फॉर लास्ट, टूटी फ्रूटी। बहुत यादें जुड़ी है मेरी बचपन से। सभी जोड़ी है। बहुत टूटी फ्रूटी खाता था, पर जब पापा पान की टपरी पे भी जाते थे ना पान खाने, टूटी फूटी पैकेट आ गई। और एक छोटी सी थैली रेडी रहती थी साइड में। तो ये टूटी फ्रूटी कहाँ से चालू हुआ और कैसे चालू हुआ? क्या ये बच्चों के लिए सेफ है? देखिए, टूटी फ्रूटी बेसिकली तो पपाया है। रॉ पपाया से बनती है, ओके। तो फ्रूटी है उसके अंदर, शुगर है और हल्का सा सिंथेटिक कलर है।
बहुत कम क्वांटिटी में कलर होता है, पार्ट्स पर मिलियन में कलर होता है। मतलब एक 10 लाख के हिस्सों में 100 हिस्सा, 10 लाख हिस्सों में 100 हिस्सा, इतना कम कलर होता है। इसी भाषा में लोगों को समझाइए कि ये हेल्दी होता है कि नॉन हेल्दी होता है या बीच का। ये मैं कलर से ज़्यादा अनहेल्दी बोलूँगा तो शुगर के लिए। अगर आप इसको, बट टूटी फ्रूटी आगे एक्चुअली 100 200 500 ग्राम खाता भी नहीं है, 10 15 ग्राम खाते हैं, 20 ग्राम खाता है, विच इज ओके। तो शुगर इसमें ज़्यादा है, 70% शुगर होती है। ओके। तो इट्स अ हाई शुगर प्रोडक्ट। शुगर इज द नेचुरल प्रिजर्वेटिव, इट इज प्रिजर्व थ्रू शुगर। कलर नेचुरली भी अवेलेबल आज के डेट में, नेचुरल कलर्स भी आते हैं, बट नेचुरल कलर्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। सेम टूटी फ्रूटी 2 गुना 2.5 गुना कॉस्ट हो जाती है जस्ट बाय एडिंग नेचुरल कलर। सर निलॉन्स क्या प्रेफर करता है? निलॉन्स में क्या? निलॉन पे सिंथेटिक अप्रूव्ड कलर्स है, बट कुछ मार्केट्स है जो, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, जहाँ गवर्नमेंट अब कंपलसरी करते जा रही कि नेचुरल कलर्स ही चाहिए, तो हम उस मार्केट के लिए नेचुरल कलर्स में ही सामान। अभी निलॉन्स कहाँ पे आया? निलॉन्स की टूटी फ्रूटी इज। हमारे सर पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट टूटी फ्रूटी का ही है। हाँ। चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो अर्जेंटीना चिले हो, चाहे वो फ्रांस हो, मिडिल ईस्ट हो, यूएस हो, यूके हो, वह सभी जगह है। और यूरोप में डेनान आइसक्रीमो, नेस्ले आइसक्रीमो टूटी फ्रूटी निलॉस की है उसमें। चिले के केक्स का एक पैंटोनी केक्स बोलते हैं, वो केक्स बनते हैं, उसमें टूटी फ्रूटी निलॉस की है। मतलब 10 10 20 20 कंटेनर एक एक देश में जाते हैं साल के। तो टूटी फ्रूटी वर्ल्ड वाइड है। क्या वो एक रेसिपी है जो इतना निलॉन्स को वायरल कर दिया जस्ट फ्रॉम अ टूटी फ्रूटी? सर डिलीजेंट प्रोसेस है। क्या है कि अनफॉर्चुनेटली मेरा मानना है कि इंडिया एक ऐसा देश है ना जहाँ पे सर्वाइवल डिफिकल्ट है। तो लोग प्रोडक्ट क्वालिटी को सस्ता करने का लगे रहते हैं कि कैसे मार्केट को जीतूं, तो मैं थोड़ा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके 2 रुपया सस्ता कर दूँ और सस्ता करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट ले लूँ। तो मेरे को याद है, और हमारी टूटी फ्रूटी एसोसिएशन की फर्स्ट मीटिंग हुई आज से कुछ महीनों पहले इंदौर में, 2 महीने पहले, जहाँ देश के 150 टूटी फ्रूटी मैन्युफैक्चरर आए थे। तो वहाँ पे एक हमारे पुराने जो 40 साल के साथ से जो कॉम्पिटिटर है राजस्थान में, उनके ओनर भी स्टेज पे हम भी आए, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि आज से 30 साल पहले हमारी और निलॉस की टूटी फ्रूटी में 5 रुपए किलो का फ़र्क होता था। आज हमारी और निलॉस टूटी फ्रूटी में 30 रुपए का फ़र्क हो गया है। तो रीजन क्या है? इसका मतलब है कि आपने कोई एक अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर ने कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके 2 रुपए सस्ता किया और मार्केट लेने की कोशिश की। तो दूसरा ओवर आ गया, अच्छा ये 2 रुपए काट सकता है तो मैं और 2 रुपए काट देता हूँ। तो आप क्वालिटी को डाउन करते चलेगा सस्ता करने के लिए। आप एक सिंपली मान के चलिए कि शक्कर एक टूटी फ्रूटी में 70% है। शक्कर 40 42 45 रुपए किलो की चीज़ है। पपाया जो है वो 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये किलो की चीज़ है। आप जितनी शक्कर कम करते चले जाओ, उतना प्रोसेस सस्ता होते चला जाए। और 2 में 70% शक्कर नहीं होनी चाहिए, बट आप मार्केट में जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की टूटी फ्रूटी उठाओगे तो 50% शक्कर। तो आपने बट एक इंडियन, नॉट इंडियन, एक ह्यूमन माइंडसेट तो ये होगा ना, जितना कम शक्कर उतना अच्छा। सर वही हुआ, 70% शक्कर पे आपकी माइक्रोवेव एक्टिविटी जीरो हो जाती है। ओके। और उससे 69 की हो तो एक्टिविटी जिंदा रहेगी, 68 है तो भी जिंदा रहेगी, 50 है तो और तेजी से बढ़ जाएगी। तो आपको निलॉस टूटी फ्रूटी 1 साल बाद भी खाओगे तो आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपने आज बनाया था 1 साल बाद ही हुआ है। जो 50 शक्कर वाली है, अगर वो शादी की दुकान पे रह जाए, उसको खुशबू लेगी, उसमें बदबू आएगी, उसके अंदर फर्मेंटेशन हो गई उसके अंदर। ओके। तो बट ये एस्पेक्ट है कि मैं सस्ता दे दूँ, मैं तो शादी में किसी तरीके से बेच ही दूंगा। तो ये अप्रोच के साथ जब काम कर रहे हैं, तो आप ये बोल रहे हैं, एक क्या रेसिपी है। मेरे ख्याल से रेसिपी कोई यूनिक रेसिपी नहीं है जो सिंपल आप गूगल पे कर लोगे टूटी फूटी कैसे बनाई जाती है, वही रेसिपी है। बट स्टेइंग कोर टू द ट्रूथ ऑफ हाउ इट शुड बी मेड, हाउ इट शुड बी मेड, राइट। एक टूटी फ्रूटी है कि आपने शुगर बना के उसमें से शुगर सिरप में आपने 3 लीटर तक डिप करके रखा। जब 3 लीटर डिप करेंगे तो टूटी फ्रूटी का जो सेंटर पॉइंट है उस पर भी शुगर जाएगी। बिजाबिज आपने गरम गरम टूटी फ्रूटी निकली और उसमें से शुगर सिरप को हटा लिया, तो कोर ऑफ द टूटी फ्रूटी तक शुगर नहीं जाएगी। तो आप वो वाली टूटी फ्रूटी जो सिंगल डे में बन जाएगी उसको लेंगे तो एक 15-20 दिन में आप लेंगे तो एक स्मेल आने लग जाएगी। शेल्फ लाइफ क्या होता है? 1 साल 18 महीना। हम तो ओवरसीज तो 2 साल भी करके बेचते हैं। ओके। तो शेल्फ लाइफ अगर आप राइट प्रोसेस से बनाएंगे तो 2 साल भी शेल्फ लाइफ का कोई चैलेंज नहीं है। Oh, wonderful. How big is Tutti Frutti market in India? एस्टिमेट हो सकता है सर 350 से 700 करोड़, जो हमने उस दिन एसोसिएशन में लगाया था। Chef market, मतलब like organized ऑर्गेनाइज मार्केट 350 से 700 करोड़ होता है। and unorganized market.
वो ज़्यादा नहीं, इसमें 150 प्लेयर में देश के ऑलमोस्ट 60% प्लेयर आ गए थे और 300 करोड़ था टोटल, 500-600 करोड़ का नहीं Our Gong Nilons is making 1970s। oh crazy more than 55 years. And what was that first moment for you guys कि अब B2C से B2B में जाना? सर हम क्या B2B से B2C? हम B2B ही, टूटी फ्रूटी B2B का ही बिजनेस है। Alright. बट एक जमाना चेंज हुआ। पहले इंडिया वाज नॉट अ बेकरी कंज्यूमिंग कंट्री, नाइदर इट वाज अ आइसक्रीम कंज्यूमिंग कंट्री। तो टूटी फ्रूटी का मेरे को याद है 2004 तक हमारी 90% सेल पान शॉप में आती थी और 10% बेकरी और आइसक्रीम में आती थी। हाँ आजकल अमेरिकन ड्राई फ्रूट कितनी टूटी फ्रूटी होती है इसमें। और आज के डेट में मेरी 90% सेल बेकरी एंड आइसक्रीम में है वाह और पान में 10 ही है, बिकॉज बेकरी और आइसक्रीम में परफॉर्मेंस चाहिए। -18 डिग्री में 6 महीने आइसक्रीम रहेगा, उसमें भी टूटी फ्रूटी क्रंची ही रहनी चाहिए, कड़क नहीं होनी चाहिए। आउट बेकरी में जब टेस्ट भी रहना चाहिए, बेकरी में 200 डिग्री पे बेकिंग होगा, उसमें भी उसने कड़क नहीं होना चाहिए, उसने सॉफ्ट ही रहना चाहिए। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले ये सब जो एस्पेक्ट्स को जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट में उनका वो परफॉर्मेंस नहीं आता है। लेकिन पान में ऐसा कुछ नहीं है, पान में अंदर चला के कस्टमर क्या खा रहा है उसको खबर नहीं है। तो हमने बोला कि अगर हमको क्वालिटी के साथ खड़ा रहना है तो फिर हमारा मार्केट शायद से बेकरी और आइसक्रीम है। पान में शायद से कंज्यूमर एक्चुअली पान शॉप को नहीं पूछता कि कौन सी कंपनी की टूटी फ्रूटी डाल रहे हो, तो वो पूछेगा तो हमारा सेल ऑफ करेगा। क्या आप रिकमेंड करते हो पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को टूटी फ्रूटी खिलाए? अगर खिलाए तो कितने मात्रा में? मेरा तो हर चीज़ में मानना ये है कि मध्य मार्ग, द मिडिल पाथ, ना इधर का एक्सट्रीम ना उधर का एक्सट्रीम। टूटी फ्रूटी हफ्ते में एक बार 2 बार खा ली, 10-15-20 ग्राम खा लिया, इट इज़ परफेक्ट। इट्स नॉट हाउ। लेकिन आप रोज 50 ग्राम खाओगे तो 50 ग्राम में 70% शुगर है तो 33 ग्राम तो शुगर हो। ये लोग क्या है आजकल घर में मुखवास के टाइप जगह पे भी टूटी फ्रूटी रखते हो। बच्चों का हैबिट क्या होता है? राइट खा लिया, बड़े लोग वो खा रहे उपवास खा रहे तो हमने टूटी फ्रूटी खा लिया। राइट। सो क्या वो एक रिकमेंडेबल चीज होती है? हाँ, टूटी फ्रूट इसे वही बोल रहा हूँ, टूटी फ्रूट एवरीथिंग इन अ गुड मार्केट। हाँ गुड मार्ग, मध्य मार्ग पे रहेंगे तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है। बट एंड आई गेस आज के पेरेंट्स उतने कॉन्शियस भी है कि देखते हैं अगर बच्चा 2 बार 3 बार खा रहा है तो फिर डब्बे को उठा के ऊपर रख देते हैं जी इतना मत खाओ, तो वो कंट्रोल पेरेंट्स अपने आप कर भी देते हैं। करेक्ट। आप इतने एडमेंट हो टुवर्ड्स बिल्डिंग और मेंटेनिंग द टेस्ट एंड क्वालिटी, एंड आजकल पैकेट्स में भी बहुत टूटी फ्रूटी बिकने लग गई जी। पान कफरी पे जाएगा तो लटकती है Right. उपवास के साथ में। तो हमने वो मार्केट अभी तक एक्सप्लोर किया रहा। हम लोग पैकेट्स में भी बेचते हैं, हम लोग जार्स में भी बेचते हैं। Okay. हम लोग का 10 रुपए का 20 रुपए के पैकेज भी आते हैं, तो हमने उसमें लाइफ में उसमें भी 12 महीने की लाइफ है। और आप एक पान शॉप पे देखेंगे तो एक हम लोग 5 kg के जार में एक 50 टूटी फ्रूटी के पैकेट डाल के सामने काउंटर पे रहता है। जो आप बोलते हैं बचपन में पापा वो पुड़िया पैकर की रहते थे, वो पैकेट्स हैं और वो पैकेट्स हमने रखवा दिए और हम महीने में काफ़ी ऑलमोस्ट 2-3 लाख पैकेट्स ऐसे बेचते हैं जो 10 रुपए के पाउचेस। so is it like a marketing strategy kind of a product or a money making product? इतना मनी मेकिंग It's a money making product. बिकॉज देट इज द मार्केट की फादर पान शॉप पे जाएगा, खुद के लिए पान लेगा और अपने बच्चे लिए टूटी फ्रूटी लेगा, तो वो वहीं पे पैकेट पड़ा हुआ है वहां से निकलेगा। So अभी तक क्या हमने कितना परसेंटेज मार्केट कैप्चर कर लिया आपके हिसाब से? सर देखिए टोटल 300 करोड़ का मार्केट है। हम लोग इस साल या पिछले साल भी लगभग 60 करोड़ की टूटी फ्रूटी बेचे थे, तो मोटा मोटी 20-25 Asia market, which is good. बेसिस। And what is your next approach to get to 30% market? एक बड़ा चेंज जो हो रहा है मुझे, जैसे हमको इसको यूरोप में सक्सेसफुल काफ़ी सक्सेस मिला कि कंज्यूमर पैक में आज की डेट में इंडिया में भी होम बेकिंग चालू हुआ है। पहले घर पे केक बहुत ज़्यादा नहीं बनते थे, कुकीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बनती, भाई सी बॉस केक बनाने लगे, हल्दी केक तो आज के डेट पे घर पे होम बेकिंग का बहुत तरह से बड़ा है। तो आज यूरोप में अगर आप देखोगे तो मेरा एक कंटेनर टूटी फ्रूटी कंज्यूमर पैक में यूके में पर मंथ जा रहा है, जो सिर्फ होम बेकिंग का कंजम्पशन में जा रहा है। इंडिया में अभी तक क्या था, ये होम बेकिंग के कंसेप्ट में जो रिटेलर्स थे वही किसी कंपनी का 1 kg का पैकेट लेके आते थे, उसको पैक करके छोटे छोटे 100 ग्राम के 10 पैकेट कर लेते थे। बट ये एक मार्केट आ रहा है जहाँ ब्रांडेड टूटी फ्रूटी, इसमें हम इनमार्ट में लॉन्च किए थे। मैंने का अराउंड 10-15 लाख का टूटी फ्रूटी डीमार्ट में हमारे कंज्यूमर पैक में हम बेचते थे। वाह। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसका रिटेल में भी बिल्ड कर रहे हैं। प्लस इसमें हमने फ्लेवर्ड पान फ्लेवर्ड, पाइनएप्पल फ्लेवर्ड, रोज फ्लेवर्ड टूटी फ्रूटी है जो मुखवास की तरह काम करती है, वो भी हमने लॉन्च किया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, अब थोड़ा प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्शन, ये इसमें बात करता। हाउ डज निलॉन सेट प्राइसिंग फॉर इट्स प्रोडक्ट? क्या मार्जिन रखता है? एंड एक मैं ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रहा हूँ, आप आंसर उस तरीके से दीजिए कि यंग एंटरप्रेन्योर कैसे कोई बिजनेस चालू करे तो अपनी प्राइसिंग रखे।
compared versus you. हम सबसे पहले रिटेल पे आते हैं। रिटेलर की मार्जिन कैटेगरी बाय कैटेगरी चेंज होती है। एक उदाहरण ले ले तो एफएमसीजी हम बोलते हैं, लेकिन एफएमसीजी में भी कोई वेरी फास्ट मूवी होता है, काफी फास्ट मूवी होता है, कोई मीडियम मूवी होता है। Right. अचार इज अ मीडियम मूवी प्रोडक्ट, डिजर्विस साबुन और कोल्ड ड्रिंक इज अ वेरी फास्ट मूवी। तो पूरा एफएमसीजी का बिजनेस इज बिल्ड ऑन वन कंसेप्ट, मेरे दुकान के शेल्फ के टर्न्स कितने हैं। अगर मेरे दुकान पे मैंने साबुन रखा और महीने में मुझे सिर्फ 10% मार्जिन हुई, लेकिन महीने में 4 बार टर्न हो गया, टर्न हो तो मैंने 10 इंटू 4 बार 40% कमा लिया। और मैंने अगर अचार रखा और मैंने 10 की जगह 25% मार्जिन ली, लेकिन महीने में एक भी टर्न हुआ तो मैंने 25% ही कमाया उतने शेयर से। तो आपकी मार्जिन डिफाइन होती है दो चीज़ से, एक आपका प्रोडक्ट कितना फास्ट हो रही है, और इसमें जो लोकल ब्रांड्स होंगे, बिकॉज बिलोंग ब्रांड किन भी पास में होगी तो हमारे 25% रिटेल का मार्जिन से भी काम चल जाएगा, लोकल ब्रांड 40% भी दे देगा क्योंकि उसका इतना कास्ट भी पास में ही है। एक ये है। दूसरा, आपका दुकानदार का कितना बड़ा रोल है डिसीजन मेकिंग में इस प्रोडक्ट को पुश करने में। जहाँ भी रेसिपीज है, बट वो प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर को कैसे ये वही बता रहा हूँ, जहाँ भी रेसिपीज है, जैसे मसाले है, अचार है, आपको घर में अगर मिलॉस के अचार आता है, आप बहुत इजीली ब्रांड चेंज नहीं करते क्योंकि आपके सालों से एवरेज का मसाला आता है, एमपी स्टार्ट हो या मिलॉस का अचार पकता हो, तो आप ब्रांड बहुत इजीली चेंज नहीं करते, दुकानदार के कहने पे भी बहुत इजीली चेंज नहीं करते। तो इन दैट केस दुकानदार का इन्फ्लुएंस ऑन यू इज़ वेरी लेस। तो वहाँ पे मार्जिन आप कम भी दुकानदार को दे थोड़ी तो भी चलता है, बिकॉज हड्डी मट्टी कंज्यूमर इज गोइंग टू डिसाइड। बट कुछ ब्रांड इज फ्रॉम कमोडिटी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हल्दी मिर्च धनिया मसाले, कोई कस्टमर आती 10 में से 2 ही कस्टमर बोलता है कि मुझे ये हल्दी दो या ये बची हुई, वो सिर्फ बोलता है हल्दी मिर्ची धनिया दे दो। तो वहाँ दुकानदार जो अपने मन से डालना चाहे वो ब्रांड डाल देता है। सही बात। तो वहाँ पे दुकानदार को जहाँ बेटर मार्जिन है वो उसको पुश करता है। तो जहाँ दुकानदार का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, विच इज़ कमोडिटी टाइप ऑफ कैटेगरी, वेयर दुकानदार के पास बेटर मार्जिन है तो हेल्प करता है। बाकी कैटेगरी में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट बाकी कैटेगरी में आपका शेल्फ टर्न कितना है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एंटरप्रेन्योर का जो फोकस होना चाहिए, जो मैं बोलता हूँ वो डीपर, जो मैंने कुछ देर पहले कहा है, वो डीपर इसीलिए कहता हूँ कि अगर मैं सब जगह चलता चला जाऊँगा ना, वो डीपर पे काम नहीं करूँगा तो मेरा शेल्फ टर्न बहुत कम हो और मेरी मार्जिन का एक्सपांशन का मौका वहीं से आता है। मैं सेम अचार कैटेगरी अगर मैं एक ही मार्केट को खड़ा करती, सपोज महाराष्ट्र प्रपोज कर लूँ और उसी महाराष्ट्र को मैं महीने का 10 करोड़ का मार्केट बना लूँ, इतना शेल्फ टर्न के काम कर लूँ, तो मैं उसी मार्केट में 25% की जगह 15% मार्जिन पे भी काम करूँगा और रिटेलर करेंगे क्योंकि उसको मालूम है मेरे दुकान से महीने में 4 बार होगा। तो दैट्स वेयर द फोकस शुड बी। ये हो गया रिटेलर मार्जिन। डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन मोटा मोटी 7 से 11-12% होती है। 7 दिन की होती है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज़्यादा एफर्ट भी, पर अब ना डिस्ट्रीब्यूटर की कंसेप्ट को समझते हैं, वो माल जाएगा दुकान पे, जाएगा खाली करेगा, पैसा लाएगा, या एक बिल ला ही देगा, 2 बिल के थाल देगा। जिस आइटम में उधारी ज़्यादा देनी पड़ रही है, जिस आइटम में दुकान से सिर्फ 200-500 रुपए की ऑर्डर ले रही तो पहुँचाने का कॉस्ट पर आउटलेट का ज़्यादा हो रहा है, जिस आइटम में कंपनी छोटी है तो किस दिन भाग जाएगी पता नहीं, तो मार्केट में जो वहाँ कटक के रह गया और कंपनी पीछे से सपोर्ट नहीं करी तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटर को उठा के क्लीन रखना पड़ेगा। ऐसे आइटम में दुकान डिस्ट्रीब्यूटर हायर 11-12% मार्जिन लेगा। जहाँ कंपनी पीछे स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट का मूवमेंट फास्ट है, एक एक आउटलेट से 2000-5000 का भी ऑर्डर आता है तो डिलीवरी कॉस्ट लो है, वहाँ पे 5%, 6%, 4%, 7% रहेगी काम पे। तो डिस्ट्रीब्यूटर का सिंपल है, थ्रूपुट पर आउटलेट क्या निकल रहा है, कितना उधारी देना पड़ रहा है, कितना मुझे पीछे से मार्केट की हाइलिंग के लिए कंपनी सपोर्ट कर रही थी, उसके हिसाब से उसकी मार्जिन होती है। सुपर स्टॉकिस्ट की मार्जिन होती है कि मेरा आरओआई क्या है। सुपर स्टॉकिस्ट एक ही इस चैनल में बेयर होता है जो बड़ा पैसा लगाता है, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। वो बोलता है मैंने 1 करोड़ लगाया इस कंपनी के पीछे, मुझे 18 का 24% आरओआई चाहिए, सारे खर्चे काट के। तो उसका सिंपल होता है कि मुझे अपना वो पैसे पे आरओआई मिल रहा है। तो दैट्स हाउ एवरीबॉडी की अलग अलग चैनल पार्टनर्स। Should a new business price according to its competitors या खुद के कोर बिलीफ में वैल्यू पे वर्क करना चाहिए? ओके, सबसे पहले अगर देखिए मैं बताता क्यों। जैसे कोई भी लेट्स से XYZ रेडी टू ईट प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ, तो आज अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो मैं बोलता हूँ अरे यार MTR इतना बेच रहा है, तो मेरा माइंडसेट क्या होता है, पहला तो वो ब्रांड है, दूसरा वो इतना सस्ते में बेच रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा प्राइसिंग तो रख ही नहीं सकता।
ठीक है, ना तो मैं ब्रांड हूँ, Correct. ना तो लोग एक नॉर्मल यूजर जाएगा तो पहले वो मेरे को प्रेफर करे। Correct. तो इसका बारे में आपका क्या चीज? मेरा इससे बहुत सिंपल है सर कि कंज्यूमर विल ओनली चेंज ब्रांड्स व्हेन दे गेट अ 20% प्लस रेंज। अगर मैंने आपका प्रोडक्ट 100 रुपये में खरीदना था MPR का, तो मुझे 80 में किसी और का मिल रहा है, अगर वो 85-90 में मिल रहा है तो नॉर्मली कंज्यूमर बोलते हैं मैं 100 में ठीक है। हाँ। तो मुझे कम से कम 20 से 25% का डिफरेंस देना पड़ेगा, तो ही मैं जीत पाऊंगा, नहीं तो नहीं जीत पाऊंगा। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि MTR 100 है और मैं 95 दे दूंगा तो मेरा बिक जाएगा, उसमें बहुत इजीली कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग चेंज नहीं करता। अगर अब हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री एवरेज 12-15-18% एबिटा मार्जिन की इंडस्ट्री। तो अगर कोई 100 में बेच रहा है, मैं 80 में बेचता हूँ, मैंने 20% सस्ता कर दिया, मैं बफी नेगलिजिबल मार्जिन पे काम कर रहा हूँ। अब बड़ी गए कॉस्ट कम है ये है तो भी 2-4% मार्जिन पे काम कर रहा हूँ, एंड एट 2-4% सस्टेनेंस इज नॉट वेरी ईजी। तो मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि सस्ता बेचने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, होरेका में होरेका में सूखा हेल्प करता है, बट रिटेल में होरेका में चाह का भी सस्ता है तो हेल्प करता है। बट जनरल ट्रेड रिटेल की बात करें तो सस्ते बेचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेम प्राइस पे भी बेचूं, और वो जो मैं एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा हूँ उस पैसे से मैं ट्रायल्स जनरेट कैसे कराऊँ, कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट कैसे पहुँचाऊँ। बिकॉज मेरा प्रोडक्ट अगर अच्छा है और मैंने ट्रायल जनरेट करा दी तो रिपीट आएगी। सो द फोकस ऑफ एंटरप्रेन्योर इज शुड नॉट बी टू सेल चीपर in general trade retail markets. It should be to focus on how can I generate trials. That's the key area Right. money should be spent. तो ट्रायल्स इज कुड बी इक्वल टू कैश बर्न। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, ट्रायल हो। एक एंटरप्रेन्योर को कब तक या कितना कैश बर्न करना चाहिए टू रीच टू अ लेवल ऑफ ब्रेकिंग? देखिए 4 ही सेट्स है, प्लेसमेंट, ट्रायल, रिपीट, वर्ड ऑफ माउथ, यही 4 स्टेप है। प्लेसमेंट हो गया, अब ट्रायल्स कराना है राइट। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप आपका सवाल था MRP से तो क्या प्राइस रखना चाहिए। 100 रुपये की जगह अगर मैंने 80 रुपये कर दिया तो मैंने वही पैसे काट लिए, तो अब कस्टमर तक मैं स्टोरी पहुँचाऊँ कैसे? प्लेसमेंट हो गई 80 रुपये से, लेकिन स्टोरी तो जाएगी नहीं और वही के वही माल एक्सपायर भी हो जाएगा, ट्रायल ही जनरेट नहीं हो। तो मेरा ऐसा मानना है, आप मेरा व्यू मान पूछ रहे हैं तो 100 रुपये का आप 95 ही रखो, 4-5 रुपये सस्ता करो, और जो 15 रुपये सस्ता करने वाले थे उसको उस 15 रुपये को यूज करो प्रमोटर के साथ ट्रायल जनरेट करने में, रिटेलर को। That's your marketing budget in terms of cutting your cost. That's your marketing cost जिससे आप बार बार ट्रायल्स करवा रहे हो एट अ लोअर प्राइस ऑफ योर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। और ट्रायल्स के बाद अगर प्रोडक्ट, तो ट्रायल्स का हमारा है। बट ऐसा नहीं होता कभी कभार कि 80 रुपये का प्रोडक्ट है अब इसने सीधा 100 की ऊपर। नहीं, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने डे 1 पे जब लॉन्च करना है आपने प्राइस हाइक करना है। आप अगर आप पहले दिन सस्ता कर दोगे तो बाद में महंगा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डे 1 से वो सोच, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ मेरा मार्केट कौन सा है। वहाँ से अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे कि अगर 100 में दे रहा है मैं 80 में दे दूँगा। वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वी आर स्टार्टिंग इट रॉन्ग। मेरा मार्केट कौन सा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो प्राइसिंग राइट आएगी। तो क्या हम ऐसा रख सकते हैं कि 100 में ही रखे? बिल्कुल। बट 105 डिस्काउंट अप्रोच। 105 भी रखें। हाँ। 105 भी रखे, ऊपर भी रखे, 110 भी रखे, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज मैं वही बोल रहा हूँ 20% की रेंज है, 100 का 80, 100 का 120। उस पॉइंट तक कंज्यूमर को कोई फर्क 20% तक नहीं पड़ता, बट उस पॉइंट तक कहानी जो आप कंज्यूमर के माइंड तक पहुंचा पा रहे हो जिससे वो ट्राई करेगा वो ज्यादा क्रिटिकल। तो एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को कितने साल तक एक कैश बर्न मेंटेन करना चाहिए? कैश बर्न की जरूरत ही हुई, बहुत कम कैश बर्न से भी काम हो सकता है। कैश बर्न ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल लोगों ने इतना शार्क टैंक देख लिया है, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कैश बर्न कर रहा हूँ ना, मैं बड़ा होकर ब्रांड, मैं मेरी ब्रांड बड़ी होकर ब्रांड होगी। तो ये एक अप्रोच मेरे को, मैं एज अ छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर ऐसा समझता हूँ कि एवरी बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू अ कैश बर्न। देखिए सर, अगर मेरी यूनिक डिफरेंट आइडियाज है, फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले या 4 साल पहले कॉस्मेटिक्स जो आप सेल कर रहे थे B2C पे, ई-कॉमर्स पे, वो यूनिक आइडिया थी और एकदम तेजी से ब्रांड्स बना रहे। सही बात, आज 20 ब्रांड्स हो गए ना, 10 ब्रांड्स हो गए तो कैश बर्न 500-550 करोड़ तक के पहुंच गए। आज अगर वापिस कोई कैश बर्न करके स्टार्ट करेगा तो ऑलरेडी दैट्स अ एस्टेब्लिश पाथ हो चुका है, अब उनकी कैश बर्न खत्म हो चुकी है, उनका एक मार्केट तैयार हो चुका है। आज सेम रूट पे जाना चैलेंजिंग है।
तो मेरा है कि अगर आप कोई यूनिक मार्केट क्रिएट कर रहे थे जो आज तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वहाँ कैश बर्न करना बाजी कड़वी है। बिकॉज जैसे कहा कि भाई 10,000 करोड़ की कॉस्मेटिक्स या 1 लाख करोड़ की कॉस्मेटिक्स की मार्केट है, और यहाँ पे D2C में आज तक ये नहीं कहा मैं इसको तेजी से 10,000 करोड़ का बनाना चाह रहा हूँ, आई बर्न मनी। बट अब वो D2C की मार्केट बन रही है ना 20,000 करोड़, अभी मैं नया लॉन्च करके आज बंद करना चालू करूंगा, तो इट्स वेरी हेवी टू मेक मनी। तो एक बार आप जब डिस्टर्ब कर रहे थे एक न्यू मार्केट क्रिएट करने के लिए, उस केस में कैश बर्न मेक सेंस। If you are a late entrant, cash burn does not make sense. Then you have to find how do I create a sustainable brands। और काफी एंटरप्रेन्योर से मेरी बात होती है इन दिनों, काफी एंटरप्रेन्योर्स बिना कैश बर्न करे अच्छा धंधा, मेरे को तो कैश समझ में नहीं। मेरे को भी समझ भी नहीं आता है, तो बिना कैश बर्न करे 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ के धंधे। पर लेकिन सभी एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खूबी जो है ना, कोई ये क्रेजी वैल्यूएशन गेम के माइंड में सेट में नहीं है। मैं अपना 2 साल में मैंने 20 करोड़ का धंधा बना लिया और 2 साल में 40 का बना लूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, प्रॉफिटेबल जाऊंगा। ये माइंड शिफ्ट जरूरी है। और वो वैल्यूएशन वाले गेम में जाओगे तो मैं बस पैसा कैसे बल भरूं उसकी मैप है। सही बात है। प्राइसिंग के बारे में बात की, अब मेरे को बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन राइट, जो कि सबसे ज़्यादा स्केरी टॉपिक है फॉर एनी एंटरप्रेन्योर और एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डज दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम वर्क? मैंने काफी बार तक कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कॉम्प्लेक्स माना जाता है, हाँ, जो कि मेरे को भी लगता है कि और मैं बताऊँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं। मे बी बिकॉज आपका एक्सपीरियंस नहीं कि आपको पकड़ हो गया। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। लास्ट माइल से प्रोडक्ट ऑफटेक कराना कॉम्प्लेक्स है, और डिस्ट्रीब्यूशन को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाँ देन हाँ, अब मैं एक कंपनी हूँ, मैंने एक अच्छा एक MNC कंपनी का, मेरे पास पैसा भी था बर्न करने को, या मेरे पास CV था या नहीं भी था, मैं एक अच्छा कोई बंदा लेके आया, उसके रिलेशनशिप से 50 सेल्स के बंदे ले आया था, 300 डिस्ट्रीब्यूटर भी खड़ा कर देगा और वहाँ चला भी जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। इफ यू गेट अ राइट लीडर एट द टॉप, बिकॉज जो मार्केट में 15 साल 10 साल 20 साल काम करके आया है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पता है, उसको लड़के कौन से उठाना है पट रहा है, आप उसको ले आओ, वो डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा कर देगा आपके लिए। ये तो हो गया एक्सपीरियंस, या तो एक अच्छा ब्रांड या तो एक बंदा जो हाई स्केल पे कर रहा है। नहीं आप मेरा- स्टार्टअप हो। हाँ, मैं स्टार्टअप में कैसे वो रीच कैसे? सपोज मैं यूपी में हूँ, यूपी में मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, यूपी में कोई एक अच्छी कंपनी से, सपोज मैंने एक बंदा जो वहाँ का RSN था ASN था, उसको तोड़ के लेके आया, वो RSN से तो तोड़ना ही तो एक ले बहुत ही, तो उसको 20 लाख सैलरी मिली थी, मैं 25 लाख नहीं दी, वो आ जाएगा। तो आप अब स्टार्टअप का बजट ही 25 लाख होता है। नहीं तो उस केस में तो अलग, ओके तो अलग अलग मैं बोल रहा हूँ बड़े स्केल पे। अगर छोटे स्केल पे करना है तो स्टार्ट अपने शहर से करो भाई। हाँ, वो आप कानपुर में बैठे हो, लखनऊ में बैठे हो, सूरत में बैठे हो, सूरत so what's the best way to set up a distribution channel? किस स्पीड से ग्रो करना है। बट द पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक वन सिटी, बिल्ड दैट सिटी, गो टू द नेक्स्ट सिटी, बिल्ड दैट सिटी। 2 सिटी बिल्ड कर ली खुद के बलबूते पे, अब एक सेल्स ऑफिसर ले आओ, 3 सिटी हो गई, अब एक ASM ले आओ, Okay. 4 सिटी 5 सिटी, एक शहर दीच स्टेन हो गया, अब एक RSM ले आओ। तो स्टेप बाय स्टेप पर अगर पैसा लिमिटेड, अगर पैसा थोड़ा ज्यादा है तो How much margin does a distributor usually take? नहीं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे को ये व्यूअर्स या तो जो भी मेरे एंटरप्रेन्योर्स है उनको ये चीज़ बतानी है कि इतना परसेंट मार्जिन शुड बी अ स्वीट स्पॉट फॉर योर एनी प्रोडक्ट। बिकॉज क्या होता है, कोई बार भाई हम बच्चे होते हैं, कड़क चालू कर देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर मार देता है भाई कोई इतना तो चाहिए। तो आपके हिसाब से वो एक स्वीट स्पॉट परसेंटेज क्या होना चाहिए? मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा, तीनों चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूटर 4% से 12% की रेंज में काम करता है, राइट। आपका प्रोडक्ट कितना फास्ट मूवी है, उस पर कितनी उधारी देनी पड़ेगी, आप कितना एफर्ट कर रहे हो उसको बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ही बेचने वाला है कि आपने 2 लड़के की रखे हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, ये सबके आंसर से आंसर निकल के आएगा। हाउएवर मेरा हमेशा मानना है कि हर ह्यूमन में एक एनिमल इंस्टिंक्ट होती है। अगर आपके पास पैसा देने को है तो आप पूरा मार्जिन रख दो। आप बोलो एक 12% मांग रहे हो, 9% मार्जिन दूंगा, 3% इंसेंटिव दूंगा, इतना नंबर पढ़ लो, 50,000 का बैरान कर लो, तो एडिशनल। So incentive program should be the right approach. बिकॉज सी Not really motivational. एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास है ना 8 से 10 कंपनी का काम होता है, और आप स्टार्टअप कंपनी बन के गए हो तो आप उसके 9th नंबर या 10th नंबर पे, उसको आपकी वही नहीं, लेकिन उसको आपने बोला कि 50,000 का बेच लोगे तो 5% एडिशनल दूंगा, तो वो 2500 रुपये उसको दिखाई पड़ता है, वो 2500 रुपये की 50,000 का बेचेगा। बिकॉज उसको हर एक आदमी को जो है प्रिंसिपल से इंटरेस्ट प्यारा होता है, बोल से सूद ज़्यादा प्यारी होती है, तो वो एक जर्नी अगर आप गेट करोगे तो दैट विल हेल्प। तो दे दो डिस्ट्रीब्यूटर को, बट उसको ब्रेक करके कुछ मार्जिन और कुछ इंसेंटिव कर दे। Do you think so that distributor
think becomes a black hole when it comes to manufacturer giving 20-30%. 20-30 है ही। बट कोई लोग कोई प्रोडक्ट में कोई एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि देखो मैं बहुत लोगों का कंसल्ट करता हूँ, तो ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं ना, उन लोग बोलते हैं यार हमारा 30-25% तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चलेगा। तो उन लोग वो क्या ऐसी गलती कर लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग उनको बेकागों में डाल के 20% ऐसे बट कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट बेच दूँ, बट फिर उनको परवड़ता ही नहीं। हाँ, देखिए उसके लिए तो सबसे पहले मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। देखिए आप अल्टीमेटली यू कैन नॉट बिल्ड योर स्ट्रेटेजी ऑन लॉस। आपको डे वन से ही करना पड़ेगा, और जो कंपटीशन जिसको कर रही है उसको समझ के ही करना पड़ेगा कि किस एमआरपी पे बेच रही है, किस मार्जिन रिटेलर पर। तो एक होमवर्क करे बिना आप अगर चल जाओगे कि भाई टिपिकली कंपटीशन रिटेलर को 20% मार्जिन दे रही है, क्योंकि वो इसके जगह 25 दे सकता है, 40 कहीं दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर को 6 दे रही तो 6 की जगह मैं 8 दे सकता हूँ, 20 उसके कॉस्ट ज़्यादा है, मेरे कॉस्ट कम है, तो मैं थोड़ा शेयर कर सकता हूँ। बट अगर कंपटीशन 6 दे रही है और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर उससे 20 मांग रहा है और मैं उसको दे दूँ कि यहाँ से 20 ले ले, मेरे को धंधा दे दे, तो डे वन से आई एम सेटिंग द बिजनेस ऑन अ रॉन्ग फुट। वो 20 को 19 करने में मशक्कत हो जाएगी। करेक्ट। बढ़िया। बहुत ही नेक्स्ट सेगमेंट पे जा रहा हूँ, जो लोगों का ड्रीम होता है एक कोई भी एंटरप्रेन्योर का, एक्सपोर्ट। निलॉन्स के बारे में बात करते हैं। निलॉन्स का सबसे हीरो प्रोडक्ट क्या है एक्सपोर्ट मार्केट? टूटी फूटी। टूटी फ्रूटी। हम टूटी फ्रूटी के बाद पिकल्स के बाद पिकल्स के बाद नंबर 3 पे स्पाइसेस। spices. How one can start an export business? Like how one can start their product into an export business? वो क्या लगता है, वो ऐसा कब एक मूवमेंट आना चाहिए किसी के पास कि नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर एन एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट बिजनेस तो बहुत बड़े होंगे आज पे इंडिया ना, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट एंटायर कंपनी बेस्ड ऑन ओनली एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट तो वो भी हम कर सकते हैं। क्या नॉर्म्स होते हैं, यूजुअल नॉर्म्स क्या होते हैं एक्सपोर्ट्स के? एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। काफ़ी कंट्रीज आपको BRC ए ग्रेड सर्टिफिकेट और BRC सर्टिफिकेट क्रिटिकल होता है इंडिया वर्सेस एक्सपोर्ट? नहीं, नहीं। इतना इफ़ यू आर अ क्वालिटी प्लेयर नहीं होता है, राइट। इफ यू आर अ क्वालिटी प्लेयर नहीं होता है, बट आपको सर्टिफिकेशन, अगर आप सीधा एक्सपोर्ट का ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव योर ओन फैक्ट्री। बिकॉज OEM नहीं कर सकते। OEM, हाँ OEM भी कर सकते हैं, बट उसमें फिर आपके क्या 10-15 करोड़ रुपये बंद करने के लिए है क्या? अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन की बात करो, अगर आप स्टार्ट करें तो वहाँ पे खुद की फैक्ट्री से होने से आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीज़ें सिंपल होती है। और एक्सपोर्ट में भी जैसे कुछ कमोडिटी प्रोडक्ट है, कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट है। जैसे मैंगो पल्प इज़ अ कमोडिटी प्रोडक्ट, कि वो हर रेस्टोरेंट में मैंगो लस्सी बिकती है, तो उसके लिए मैंगो पल्प इज़ अ कमोडिटी प्रोडक्ट। मसाला इज़ अ हल्दी विच इज़ अ मसाला इज़ अ मैंगो चटनी इज़ अ कमोडिटी प्रोडक्ट। तो आप ऐसे कुछ कमोडिटी प्रोडक्ट को स्टार्ट करें जहाँ से एक प्राइस पैरिटी आप कस्टमर को दे, और वहाँ से बिजनेस स्टार्ट होती है, और फिर वहाँ से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ से। बट एक्सपोर्ट का बिजनेस डायरेक्टली जीरो बिजनेस इन इंडिया से भी आप मान पर स्टार्ट कर सकते हैं। ये मिथ है कि लोग एक्सपोर्ट का ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर को क्या यार इंडिया में क्या सकता है, मैं ना बाहर करूँगा पैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में कमाई जाता कमाई सकता है। तो ये एक इंसान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे फेस करता है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट मार्केट? है। 2-3 चीज़ें, आपका माल जब वहाँ जाता है तो काफ़ी बार आप अगर क्वालिटी प्लेयर नहीं हो तो आपको एक वहाँ से, क्योंकि इंडिया में अगर माल आपका ख़राब हो गया, आप उठा के लेके आके उसको 20% डिस्काउंट पे बेच भी सकते हो। वहाँ चला गया और वहाँ रिजेक्ट हो गया तो पूरा कंटेनर का पैसा ज़ीरो, प्लस वो उसको डिस्चार्ज कराने का और 20% फाइन मारेगा, गवर्नमेंट्स की परमिशन लगेगी उसको फेंकने के लिए समुद्र में, उन सब के लिए। तो वो एक बड़ा एंगल होता है कि आप काफ़ी बार रंगो होके ऑर्डर ले लेते हो, बट अगर आप क्वालिटी नहीं देते हो तो पूरी वैल्यू ज़ीरो होती है। And so that's one area where people miss, and hence quality becomes very very important. दूसरा, हर मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इंडियन डायस्पोरा ओवरसीज लिमिटेड है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी लिमिटेड ही है, और वो ऑलमोस्ट हर एग्जीबिशन में आते रहते हैं। तो हर चीज़ के उनके पास 10 सप्लायर ऑलरेडी होते हैं, तो आपका माल क्यों लेंगे? वो वाला एक स्टोरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी प्राइस जो भी हो, या आप कोई नया आइटम में जाना चाह रहा है, या आपके कोई रिलेशनशिप वाला कोई है जो स्टार्ट करना चाह रहा है, वहाँ से स्टार्ट करें। बट वहाँ पे भी बड़ा बिजनेस अगर करना है तो आई बिलीव प्राइस पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू स्टार्ट कर। इन FMB लाइन व्हाट आर द टॉप 5 कंट्रीज जो इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया? नहीं, लार्ज मार्केट्स तो आपके US हो गया क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट हो गया क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, UK हो गया क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है,
साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है इंडियन डायस्पोरा एस एन डी कि बने स्टूडेंट जो इसी बात पर यहाँ पे जहाँ इंडियन डायस्पोरा बड़ा है वहाँ पे की तो इंडियन प्रोडक्ट बिक रहा है मतलब अगर ईस्टर्न रीजन्स में कोई ऑस्ट्रेलिया बड़ा हो गया है मार्केट है ऑस्ट्रेलिया में क्या और मलेशिया में बड़ा मार्केट है पर मलेशिया में आपके मोस्टली तमिल आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा मार्केट है तेलुगु तमिल और अंदर ये अपने ये वाले प्रोडक्ट्स के लिए तो डिपेंडिंग अब जैसे अब यूएस भी चल जाएंगे तो गुजराती पॉपुलेशन बहुत है तो गुजराती प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है इन यूएस So basically, countries भी state wise बटे हुए हैं कि अगर मसाले में चले जाएंगे तो बहुत सारे पर्सन पंजाबी से पंजाबी आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत फिर नॉर्थ केरला से बहुत है मलेशिया साउथ साउथ इंडिया कनाडा में बहुत सरदार ली है सरदार चीज़ अगेन पंजाबी लगाएगा होगा मतलब क्या उन्होंने ने इस तरीके से सोचा नहीं कि कंट्री वाइज भी स्टेट वाइज आ सकते हैं क्या आपको लगता है दैट मार्जिन एक्सपोर्ट पे ज़्यादा होता है फॉर जी और क्या डिफरेंस होता है इंडियन मार्जिन वर्सेस एक्सपोर्ट मार्जिन डिपेंड करता है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है इंडिया में कॉस्ट ऑफ सेल्स बहुत बड़ा है क्योंकि आपकी माल को सक्सेस कराने के लिए जो सेल्स टीम रखे हो तो भी इंडिया से कम स्टिल हम एट एबिटा लेवल 5 से 15% बेटर कमा सकते हैं So we'll talk about government policies because a lot of entrepreneurs face a lot of issues because मतलब Google करते कुछ पे. So I really want a real life approach because you are experienced in your field. What subsidies are available in F&B for F&B manufacturers from government? बहुत ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए बिकॉज इट्स अ प्रायोरिटी सेक्टर फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो ठीक है. आप स्टेट की और नेशनल की दोनों सब्सिडी अगर ले लेंगे अगेन अप टू 5 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की उसको कैप कहीं ना भी रखना तो आप ऑलमोस्ट 70% सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल जाएगी तो 5 करोड़ की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो नेशनल स्टेट की और नेशनल की दोनों क्या नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं? इसमें कंसल्टेंट्स होते हैं सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो स्पेसिफिकली आपकी पे की सब्सिडीज को हैंडल करते स्टेट की सब्सिडी को हैंडल करते तो आई गेस देर आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड जो उनको आप अगर हायर करेंगे तो दे कैन सेट योर फाइल प्रोजेक्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंगली और आप 60-70% सब्सिडी एक्चुअली मतलब कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लान तभी सही तरीके से आप कर सकते हो 1 साल 1.5 साल बाद आती है लेकिन आज आप इन्वेस्ट करोगे तो 1-1.5 साल में आपको पैसा आ भी जाएगा ये लोग आजकल बहुत कहते हैं गवर्नमेंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर फॉर एंटरप्रेन्योर्स. And ये एक एंटरप्रेन्योर कैसे अप्रोच करे इस चीज को? इसमें ना जो स्टार्टअप ग्रुप्स है हर जगह अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा हो जाए तो वो ग्रुप में बिकॉज एवरीबडी इज देयर ट्राइंग टू फिगर इट आउट सो समबडी इज बेटर एट फिगरिंग इट आउट तो वो सॉल्यूशंस लेके आते हैं आज बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं बेंगलोर ले लीजिए हैदराबाद ले लीजिए सब जगह ले लीजिए सारे जगह ये आपके एक्सीलरेटर ग्रुप्स है वहाँ पे स्टार्टअप ग्रुप्स है जहाँ पे वो मेंटरिंग करते हैं प्लस फंडिंग करते हैं तो आई गेस टुडे पहला 10-20-50 लाख रुपया किसी भी एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्ट करना कोई चैलेंज दर्शा के नहीं रह गया तो 10-20-50 लाख रुपया दो 10 में से 8 एंटरप्रेन्योर रेस कर ले रेस कर लेगा. क्या F&B बिजनेसेस को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं? किसी भी एफएमसीजी को जो ये स्टार्टअप बेनिफिट है जो इन्होंने गवर्नमेंट ने दिया है कि 7 अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो गए और वो हो गया तो 7 साल में कोई भी 3 साल आपको इनकम टैक्स की माफी है करेक्ट. तो टिपिकली यू आर अलाउड टू चूज विच 3 years यू वांट दैट राइट. तो वो एक तो टैक्स बेनिफिट है बड़ा इसके अलावा काफ़ी टैक्स बेनिफिट स्टेट सब्जेक्ट्स है तो जैसे अगर आपने महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट किया या एमपी में इन्वेस्टमेंट किया या नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट किया आसाम में किया तो वो स्टेट की सब्सिडीज अलग चलती है कि भाई आप हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करो तो ये आपको इतना जीएसटी का रिफंड हम देंगे या कि ये आपको इनसे भी तो देंगे वो भी अवेलेबल है Cool. क्या पैकेजिंग नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं फॉर योर इंटर्नअप ऑफ F&B? मतलब ऐसी कोई एक चीज़ है जो आपको लगता है कि ये गलती तो मत करना पैकेजिंग. पैकेजिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपका वेट्स एंड मेजरमेंट एंड रेगुलेटरी जो है वो फंसाएगा जो भी रेगुलेटरी है कि आपको और बहुत सारे लोगों को शायद से बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता तो इसमें भी आज की डेट में बहुत सारी एजेंसीज आ गई है बिकॉज क्या है वो एक मिस्टेक करो तो कोई कोई एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है कि उनको एजेंसीज को अप्रोच करना बर्डन लगता है एज ए कॉस्ट. तो वो लोग बोलते हैं कि यार अब क्या ही हर चीज़ के लिए लोगों के पास जो मूवमेंट देता कि जय को
एंड देन जाते हैं, देन रिजेक्शन आ जाता है तो मोटिवेशन क्या है वो 5,000 की फाइन, 10,000 की फाइन, 20,000 की फाइन इकट्ठे आ जाती है। हाँ तो आपने यहाँ पे 15,000 बचाने की कोशिश करी एजेंसी के, वहाँ से 20,000 की फाइन आ गई। तो एक हमारा मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एग्जांपल बोलते हैं। कि एक आदमी फैक्ट्री से बाहर निकला और बाहर एक खुला ठेला था बड़ा पाव का, मक्खियाँ घूम रही थी और बाजू में एक थोड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ पे सब कुछ क्लीन था। यहाँ के बड़ा पाव 5 रुपये का था, वहाँ 20 रुपये का था। तो उसने बोला 15 रुपये कौन देगा, उसने 5 रुपये वाला बड़ा पाव खा लिए। अगले दिन उसको लूज मोशन लग गई, तो फैक्ट्री आ नहीं पाया। डॉक्टर का 200 रुपये का बिल आया, एक दिन 300 रुपये की मजदूरी गई। तो 15 रुपये बचा है लेकिन 500 रुपये गया। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी was not 15 rupees but 500 rupees. and I feel 99% of Indians have the other mentality जो हमेशा जी सस्ता चाहिए, उसके बचाने के चक्कर में ये चीज़ इंडिया मेरे को इंडियंस में किधर भी मेरे को दो चीज़ बहुत ज़्यादा वो लगती है। फर्स्ट, वी डू नॉट सपोर्ट आर लोकल ब्रांड्स। मेरी शादी हुई, मैं चाहता तो बड़े बड़े ब्रांड्स पहन सकता था ऐसे, बट आई मेन श्योर दैट आई सपोर्ट माई लोकल brands and my friends Right. charge they also do high only, Right. all right, but वो एक बिलीव अगर हम ही हमारे दोस्त लोग को नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एक गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए फॉर फूड सेफ्टी जो एक यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स गलती कर। देखिए फंसा है कि बहुत सिंपल नॉर्म से मेरा यही है कि एंटरप्रेन्योर्स गलती कहाँ करते हैं ना, सस्ता बनाने के नाम से बहुत सारे नॉर्म्स को फ्राउड कर जाते हैं और वो बूमरैंग होके आते हैं। मतलब जैसे इंडिया में हम बोलते हैं, और ये थोड़ा सैड स्टोरी है कि भैया पहले ज़माने में भी इलेक्ट्रिसिटी की चोरी, टैक्स की चोरी, नॉर्म्स की चोरी सब होती थी। आप चोरी कर रहे हो और चोरी करके वो पैसा घर में भी रख रहे हो, अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके दे दे रहे हो। तो आपने चोरी करके 100 रुपये बचाए और 100 रुपये पूरे अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने में दे दिए। जिस दिन पकड़े जाओगे और वो 100 रुपया ब्याज और भी पेनल्टी लौटाना पड़ेगा, तो वो तो पैसा घर में था ही नहीं ना, आपने तो बड़ा सस्ता करके दे दिया। तो ये जो शॉर्ट टर्म अप्रोच है, वो अप्रोच हेल्प करती है स्टार्टिंग में आपको एक जगह बनाने के लिए, बट अगर आप उसको थोड़ा पेशेंस से करें और थोड़ा सही तरीके से करो तो फिर उसके भी सक्सेसफुल। मैं भी लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं आप तो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो आप बोल सकते हो दूसरे लोग भी लाइफ पे टिकट है, बट मेरा एटलीस्ट सोच है कि अगर आप वो आउटकम लेके चलोगे तो देन यू विल स्टिल, ह्यूमन ब्रेन तो इतना स्ट्रांग है कि रास्ता ढूंढ लेगा कि अगर नॉर्म्स के बावजूद करना है तो कैसे करना है। बहुत सारे लोग जो नॉर्म्स के बावजूद डे वन से प्रॉफिट बना देते हैं। राइट, जी my last statement, D2C, what do you enjoy the most, which segment selling your product आपको सबसे मजा आता है? B2B मजा आता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मजा आता है, क्या मजा आता है? देखिए हम लार्जली मैंने पूरी दुनिया जीबी देखी है, जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम ही इंडिया है, बिकॉज इंडिया गांव में बसता है, आज भी 60% पॉपुलेशन गांव में रहती है। और डिस्ट्रीब्यूशन वाले गेम में मार्शेज है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रेगमेंटेड। E2C दो तरीके का है, एक आपके वेबसाइट पे और एक मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में जितनी मेरी समझ है बहुत बर्न होता है इनिशियली, एक पैशन लाने के लिए काफ़ी 100 एक सक्सेस स्टोरी के पीछे 100 ऐसी फेलियर स्टोरीज है जो पैसा बर्न करके बंद होगी। अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना भी बहुत इजीली होता है, उसमें भी बर्न काफ़ी हद तक लग जाता है बिकॉज आप ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे डायरेक्ट कर रहे हो। बट D2C का एक ये है कि आपका, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि किसने मुझे बताया, हाँ बहुत अच्छा बताया था कि वर्टिकल आपने अपना D2C बनाया, उस पर ट्रैफिक में कुछ लोगों को लाया, जो प्रोडक्ट आप पे चले उसको आपने परजानों पे डाला और अपने मार्केट प्लेस पे डाला, उसमें जो और चले उसको आपने लेके आपके जनरल ट्रेड एंड मॉडल ट्रेड में और SMT में लाया, उसमें और जो चले उसको GT में लाया। तो आप यहाँ पे 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो अपने B2C पे, उसमें जो सक्सेसफुल हो गए 40 वो आप ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, उसमें जो 10 सक्सेसफुल हो गए उसको आप MT S&P पे ला रहे हो, उसमें से जो 30 सक्सेसफुल हो गए उसको आप GT पे लेके आ रहे हो। अगर इस तरीके से मॉडल नहीं, को सबसे बड़ा मार्केट तो आज भी जनरेटर ही है, बट आज जनरेटर में 100 SKUs तो लेके ट्रायल नहीं कर सकते बिकॉज कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग इन जनरेटर इज वेरी वेरी लार्ज। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल की स्टार्ट विद D2C, then build it on the platforms, then build it on the bigger trades, and then build it on the smaller. What's the best marketing strategy for D2C? परफॉर्मेंस मार्केटिंग है और उसके लिए हमें याद कर लेना जी, पर पर्सनल ब्रांडिंग बहुत हेल्प करती है। D2C में
मैं हमेशा बोलता हूँ कहानियाँ बिकती है किरदार नहीं, किरदार को प्रोडक्ट एब्सोल्युटली का। आप कहानियाँ क्या तो क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आपने बोला कि कहानी अभी थी, क्या आपको ऐसा लगता है पहले एक इंसान को अगर ब्रांड चालू करना है, तो पहले वो खुद की आइडेंटिटी बनाए फिर एक ब्रांड चालू करे, या ब्रांड पहले चालू कर दे मीनवाइल तुम्हारी आइडेंटिटी बना फिर? खुद की कहानी बनाए मैंने, खुद की व्हाई ही हैज डन इट। मैं हमेशा कहता हूँ पीपल डू नॉट बाय व्हाट दे बाय, पीपल बाय व्हाई दे बाय। सो देयर हैज टू बी दैट व्हाई, दैट हैज टू बी योर पर्सनल स्टोरी इन इट, देयर हैज टू बी योर पर्सनल, वहाँ से बहुत फर्क पड़ता है। भले ही वो थोड़ी रियल स्टोरी क्या हो, थोड़ी पार्शियली रियल हो पार्शियली अनरियल हो, बट एटलीस्ट कुछ स्टोरी तो हो जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। मतलब अगेन पीपल बाय व्हाई दे बाय नॉट व्हाट दे बाय। आज मॉइस्चराइज़र 100 कंपनी बेच रही है, आज शेविंग क्रीम 100 कंपनी बेच रही है, आज हर चीज़ के लिए तो 100 मैन्युफैक्चरर्स है, देयर इज़ नो, और सारी की 100 के वो एक ही फैक्ट्री में बनवा के ले रहे हैं, या 2 ही फैक्ट्री में बनवा के ले रहे हैं, पीछे बैकएंड में मैन्युफैक्चरिंग एक ही है। जब सब कुछ एक ही है तो देन व्हाई पीपल गेट एसोसिएटेड विद सर्टेन ब्रांड्स एंड व्हाई दे डू नॉट विद सर्टेन। वो जो डिफरेंस है ना, दैट्स द डिफरेंस ऑफ द their perception that get created in the brain of the consumer. That's the why that people have to fight. करेक्ट। आई मीन व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं पता है? D2C के अंदर उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ मैं कर सकता, दे डू नॉट डेलीगेट द वर्क। सो आपका क्या विचार है कि एक बंदा नया स्टार्ट बिजनेस कर रहा है, तो उसको कौन वो दो पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको तो हायर करो, उनके पीछे पैसा तो डालो? सी आज के डेट में मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरे हिसाब से ये दो सबसे बड़े डिफरेंशिएटर है। टेक्नोलॉजी विल गिव यू स्पीड, मार्केटिंग विल गिव यू रीजन टू बाय फॉर अ कंज्यूमर, ये है। और मैं हमेशा जो कुछ देर पहले आपने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश, दुनिया की यही तीन लोग चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी यही तीन लोग चलाते हैं, राइट। हमको समझना है, जैसे मुझे बहुत क्लियर है मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे बहुत क्लियर है कि मैं आइडिया का भंडार हूँ, मैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माइक्रो सेकंड में लेके आ सकता हूँ, दैट्स माय स्ट्रेंथ। Scaling up on a repeated mode is boring for me. Hence, I also try to bring interesting things in that which is not right thing to do. So, जैसे ही विष्णु का डिस्कशन होता है, मैं बोलता हूँ मेरा यहाँ तक का डिस्कशन था, अब दूसरा वाला टेक ओवर, मैं यहाँ से पीछे हटका हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट आपको समझ में आए तो आपको हु इज द स्केलर पर्सन इन योर टीम वो समझना जरूरी है, हु इज द सिस्टम्स एंड प्रोसेस पर्सन इन योर टीम वो समझना जरूरी है, हु इज द पर्सन हु ब्रिंग्स द एनर्जी इन योर टीम सो दैट को गेटिंग अप्रोच आ जाता है, वो समझना जरूरी। तो ये एक फाउंडर्स ऑफिस जिसको बोलते हैं, फाउंडर्स ऑफिस किसी भी स्टार्टअप में अपने साथ 2 4 5 लोग होते हैं जो उस फाउंडर्स की एनर्जी को कोई एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई चैलेंज कर रहा है, कोई रात को भी काम करके कमा के ले रहा है, वो टीम 4 5 लोगों की आपके साथ को तो बहुत फर्क पड़ जाता है। What is that advice you'll never forget, which still stands with you? मैनी मैनी में एक सबसे इम्पोर्टेंट दो है कि मार्केटिंग का, मैंने एक और पॉडकास्ट में कहा था जो हमारे इन्वेस्टर मिस्टर पाटिल ने कहा था कि मार्केटिंग इज वन वे स्ट्रीट, इफ़ यू स्टार्ट यू कैन नॉट स्टॉप फॉर 10 years। अगर आप उसको स्टॉप कर देते हो 10 साल तक आप मार्केटिंग करते रिपीटेड बेसिस पे करते रहो, आपके ब्रांड का प्रीमियम, आपके ब्रांड का प्राइसिंग, आपके ब्रांड का जो रिस्पेक्ट है वो मल्टीपल हो जाता है। लोग उसको फर्स्ट पैसा खर्चा कहाँ काटते हैं, तो मार्केटिंग में काटते हैं। मार्केटिंग में परफॉर्मेंस मार्केटिंग की प्योरिटी बात दिखा रहा हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज क्रिएशन ऑफ डिमांड एंड ब्रांडिंग इज क्रिएशन ऑफ परसेप्शन, राइट। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, क्रिएशन ऑफ डिमांड, क्रिएशन ऑफ परसेप्शन। इसके ऊपर जर्नी अगर आदमी कंसिस्टेंटली स्पेंड करे, जो अगेन नॉर्मली नहीं करते, तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है ओवर 10 year पीरियड। हमारे केस में क्लासिकल एग्जांपल है कैपिटल फूड, एक कंपनी जिसको टाटा कंज्यूमर ने खरीदा, उनका ब्रांड है चिंग्स सीक्रेट्स। 10 साल तक कंपनी ने जितना भी पैसा बनाया सारा एडिटा जीरो रिटर्न करके पूरा पैसा मार्केटिंग में खर्चाएंगे, बट 10 साल, लेकिन उसका असर ये हुआ कि 10 साल बाद अगर आप इंडिया में पूछो चाइनीज़ मतलब क्या, तो सभी लोगों के मुंह में आता है चिंग्स। तो द ब्रांड गॉट सोल्ड टू टाटा कंज्यूमर एट, जो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में ट्रेड डील होती है 20 टाइम्स 22 टाइम रेबिटा, वो 40 टाइम 50 टाइम रेबिटा पे डील हुई। तो ये जो डिसप्रोपोर्शनेट मनी बना वो इसलिए बना बिकॉज कोई किसी ने 10 साल तक बस कंसिस्टेंटली पैसा And reading it's भी इन्वेस्ट किया इन मार्केटिंग, इन क्रिएटिंग दैट बाय ब्रांड परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। तो आई गेस ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इफ एनीबॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, वो ये सोच के स्टार्ट करे तो
मैं ओवरनाइट सक्सेस में तो मानता ही हूँ कि 2 साल में हो जाता है, 1 लाख में 1 हो जाता है। लेकिन अगर आपको 1 लाख तो 10,000 को सक्सेस करना है, तो रास्ता तो 15 साल है। वो सब टर्निंग। Wow. Thank you so much. It was pleasure talking to you. We learned so much from you. I hope a lot of audience would be moving towards your approach and your nice words. Thank you so much. Thank you for having me, and I enjoyed talking to you. Perfect. Thank you. See you in another podcast, guys.